कल्पना करो हम एक जेल के अंदर हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी फिल्मों में दिखती है। हमारा ध्यान कैदी नंबर 58327 पर है। ये आदमी बहुत ताकतवर है, कसरत कर रहा है, अपने काम से काम रखे हुए है। तभी उसे एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। पता चलता है कि उसे कुछ कैदियों को अपील की सुनवाई के लिए ले जाना है। और सुनो, ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये एक बहुत बड़े गैर कानूनी ऑनलाइन चैट रूम के मास्टरमाइंड है। ऐसा चैट रूम जिसमें बच्चों और किशोरों के खिलाफ बहुत ही घिनौने अपराध होते थे। अब ये लोग पहले से जानते हैं कि इन्हें बहुत हल्की सजा मिलने वाली है, शायद सिर्फ प्रोबेशन। इसलिए ये बहुत घमंडी हैं, अकड़ में हैं, एक दूसरे से खुश होकर हाथ मिला रहे हैं। जब ये लोग ट्रांसपोर्ट वैन की तरफ जा रहे होते हैं तब भी अपने अगले प्लान की बात कर रहे होते हैं। लगता है कि किसी दूसरे कैदी ने इन्हें एक पर्ची दी है जिसमें मेट्रो स्टेशन के एक लॉकर का पासवर्ड लिखा है। वहाँ बहुत सारा कैश और कीमती सामान छिपाया गया है। इनका प्लान है कि पहले वो सामान ले, फिर विदेश जाकर नया ठिकाना बनाए ताकि दोबारा पकड़े न जाएं। फिर सब वैन में बैठ जाते हैं। नंबर 58327 गाड़ी चला रहा है। उसके बाल नीचे लटके हुए हैं जिससे उसका चेहरा लगभग छिपा हुआ है। रास्ते में जब एक बोर्ड आता है जिस पर खतरनाक सड़क की चेतावनी लिखी है तो वो सबको सीट बेल्ट बांधने को कहता है। एक कैदी बहस करने लगता है लेकिन उसके साथी उसे शांत कर देते हैं। तभी अचानक वैन जोर जोर से हिलने लगती है और पलट जाती है। किस्मत से किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। अब कहानी और अजीब हो जाती है। कैदी नंबर 58327 उन्हें हथकड़ियों की चाबियां देता है और बाहर निकलने को कहता है, आजादी। लेकिन रुकिए, 1 मिनट बाद वो एक टैक्सी लेकर आता है। वो चिल्लाकर उन्हें टैक्सी में बैठने को कहता है और वे लोग टूटी हुई वैन को वहीं छोड़कर तेजी से निकल जाते हैं। टैक्सी के अंदर सब लोग खुशियां मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि असल में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उनमें से एक ड्राइवर से पूछता है, अरे तुम हो कौन? ड्राइवर पलटकर ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, मैं बस उसी ग्रुप चैट का बहुत उत्साही सदस्य हूँ जिसे तुम लोग चलाते थे। क्या तुम्हें लगा कि कोर्ट जाकर सब इतना आसान हो जाएगा? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाएं, सबको नींद आने लगती है और वे बेहोश हो जाते हैं। उसी रात बाद में वे एक अजीब जगह पर होश में आते हैं। सिर भारी है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। कोने में रखा टीवी एक खबर दिखा रहा है जिसमें उसी दिन एक साहसी जेल से भागने और पुलिस स्टेशन से हथियार चोरी होने की खबर है। एक कैदी नीचे देखता है और कहता है, मेरी पैंट में बंदूक क्यों है? कोई मुझे समझाएगा? उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें बहुत बड़े अपराध में फंसा दिया गया है। जेल से भागने और हथियारबंद डकैती का केस जिसकी सजा उम्र कैद है। वे घबरा जाते हैं। वे पुलिस को फोन करके सच बताना चाहते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। स्वॉट टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और उन्हें पकड़ लेती है। उन्हें पता नहीं होता कि दूर से दूरबीन के जरिए टैक्सी ड्राइवरों का एक ग्रुप ये सब देख रहा है। ये रेनबो टैक्सी सर्विस का हिस्सा है। उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका है। बस एक आदमी बाकी है, सोंग चियोल, जो मेट्रो स्टेशन पर जाकर उस लॉकर से पैसा निकाल रहा है जो चैट रूम चलाने वालों का था। अब चलो 2 साल पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस की कई गाड़ियां सोंग चियोल की टैक्सी कंपनी की तरफ तेजी से जा रही हैं। ऑफिस के अंदर सोंग चियोल अपनी टीम से विदा ले रहा है। हर कोई अपनी अपनी राह पर जाने वाला है। टीम टूटने के बाद सिर्फ डूजी के पास कोई पक्का प्लान नहीं होता। सोंग चियोल सबका धन्यवाद करता है और सबके अच्छे भविष्य की कामना करता है। बाहर पुलिस बिल्डिंग पर धावा बोल देती है और उसे ढूंढती है। वे उसे उसके डेस्क पर शांत बैठा हुआ पाते हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। आखिर में सोंग चियोल अपनी पुरानी टैक्सी में वापस लौट जाता है। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। कभी कभी डूजी उसे मिलने आता है। वे जीन यांग और क्यांगू की बातें करते हैं जिन्हें गाड़ियां ठीक करने का हुनर था और जो अब अच्छे काम कर रहे हैं। सोंग चियोल उन्हें वापस बुलाना नहीं चाहता, इसलिए जब भी वे मिलने आते हैं वो गुस्सा दिखाता है और बिना ठीक से स्वागत किए उन्हें भगा देता है। वो नहीं चाहता कि जिन लोगों की वो परवाह करता है उन्हें चोट पहुंचे या उन्हें दुख सहना पड़े। डूजी पूछता है, तो मुझे बाहर क्यों नहीं निकालते? अगर मुझे निकाल दोगे तो ड्राइवर डूजी कहाँ जाएगा? तुम अकेले हो तो मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए बेहतर है ना? डूजी सोंग चियोल के कमरे में जाता है। फिर वो उदास मन से नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ वे पहले साथ बैठते थे। सब कुछ वैसा ही है लेकिन लोग कहाँ हैं? वही डेस्क, वही मोटरसाइकिल, लेकिन अब उस पर धूल की चादर पड़ी है और वही पुरानी टैक्सी भी। अब ये सब सिर्फ यादें हैं।
अब पाक और चोई को देखते हैं। वे अपने करियर में बहुत सफल हैं, लेकिन वे उन दिनों को नहीं भूल पाए हैं जब वे साथ मिलकर लड़े थे। और गो युन अब एक असली पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। एक दिन वो एक आदमी को देखती है जो टूटा हुआ लग रहा है, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए पर्चे बांट रहा है। वो उसकी मदद करने जाती है, लेकिन उसका बॉस उसे रोकता है और कहता है कि दूसरों के मामलों में मत पड़ो। टीम ना होने के बावजूद सोंग चियोल अब भी अलग अलग जगहों पर पर्चे लगाता रहता है, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। उधर वो आदमी अपने बच्चे को ढूंढते हुए हर जगह भटक रहा है, हाथ में पर्चों का ढेर लिए। हताश होकर और ये सोचकर कि उसे कभी बेटा नहीं मिलेगा, वो पुल से कूदने का सोचता है। तभी उसकी नजर एक पर्चे पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, मरना मत, हमें कॉल करो, हम तुम्हारा काम संभाल लेंगे। उसके घर पर फोन की घंटी बजती है। सोंग चियोल को कॉल मिलती है, मतलब ड्राइवर डूजी को काम मिलने वाला है। गाड़ी में वो दुखी आदमी अपनी कहानी बताता है। वो एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में काम करता है। उसकी पत्नी की मौत एक हादसे में हो गई थी जब उसका बेटा छोटा था। तब से बस वही और उसका बेटा थे। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ वो जवान बन गया। उनकी जिंदगी शांत थी जब तक एक दिन बेटे ने अपने पिता और मकान मालिक की बातचीत सुन ली, जिसमें बकाया किराए की बात हो रही थी। अपने पिता की मदद के लिए बेटे ने झूठ बोला और कहा कि उसे 2 साल के लिए विदेश में एक्सचेंज प्रोग्राम में दाखिला मिल गया है। खुशी से भरा हुआ पिता उसे खरीदारी कराने ले गया और फिर एयरपोर्ट पर उसे विदा किया। 2 हफ्ते तक कोई संपर्क नहीं हुआ और मकान मालिक ने बताया कि उसके बेटे ने किराया चुका दिया है, तो वो उसके बेटे के क्लासमेट से मिलने गया। तब उसे पता चला कि उसके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है और वियतनाम में काम करने चला गया है। घर लौटकर उसे दराज में अपने बेटे का नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो वियतनाम गया और कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए पते पर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ बहुत समय से खाली पड़ी हुई घरों की एक कतार मिली। वियतनाम में 10 महीने रहने के बाद भी उसे अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कोरिया लौटकर उसने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने या तो उस पर भरोसा नहीं किया या लापरवाही दिखाई और मदद नहीं की। इसी वजह से वो हर दिन अपने बेटे को ढूंढने के लिए पर्चे बांटता था। एक दिन वो घर आया तो उसे अपने बेटे का एक लेटर मिला। उस लेटर में उसके बेटे ने लिखा था, मुझे मरा हुआ समझ लो। वो लेटर लेकर जब वो पुलिस के पास गया तो उसे पता चला कि जहां से उसके बेटे ने संपर्क किया था वो जगह कसीनो के लिए मशहूर है। डूजी और सोंग चियोल फिर से काम में लग जाते हैं। डोंगजे के लेटर का ब्रेकडाउन करने पर लिखावट और शब्दों में कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन डूजी को लेटर के आखिर में कुछ अजीब निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि ये डोंगजे का मदद का संकेत हो सकता है, क्योंकि वो पहले सिग्नल कॉर्प्समैन था और मोर्स कोड जानता है। असल में डोंगजे को एक ऐसी कंपनी को बेच दिया गया था जो लोगों को फंसाने के लिए गेम बनवाती है। अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं करता तो उसे पीटा जाता है और भूखा रखा जाता है। एक दिन मैनेजर अपना फोन टेबल पर भूल जाता है और डोंगजे जल्दी से उसे उठाकर अपने पिता को कॉल करता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो पकड़ा जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। फिर उससे जबरदस्ती एक अलविदा लेटर लिखवाया जाता है ताकि उसका पिता उसे ढूंढना बंद कर दे। इसके बाद पिता रेनबो टैक्सी टीम से मदद मांगता है। संकेत मिलने के बाद डूजी अपनी टैक्सी में बैठकर नए मिशन के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वे उस कंपनी के पते को ढूंढते हैं जिसने डोंगजे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वो एक छोड़ी हुई इमारत का नकली पता निकलता है। पहला सुराग खत्म। फिर सोंग चियोल नौकरी के विज्ञापन ढूंढता है, लेकिन सारे विज्ञापन हटाए जा चुके होते हैं। हार न मानते हुए डूजी फॉन्ट स्टाइल और लिखने के तरीके से खोज करता है और इस बार उसे एक सुराग मिल जाता है। एक कंपनी उसी तरह भर्ती कर रही होती है जैसे डोंगजे की कंपनी करती थी। वो आवेदन करता है और कंपनी उसे कॉल करती है। विदेश में काम की बात होती है और डूजी फैसला करता है कि वो खुद अंदर जाकर सच्चाई पता करेगा। अब पार्क और चोई की ओर चलते हैं। वे सोंग चियोल से मिलने जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होता। उसकी मेज पर उन्हें गुमशुदा व्यक्ति का पर्चा मिलता है। सब समझ में आते ही वे अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर भागते हैं। टैक्सी वहीं खड़ी होती है। वे सोच में पड़ जाते हैं। तभी सोंग चियोल आता है और हमेशा की तरह उन्हें बाहर निकाल देता है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अब वापस डूजी पर आते हैं। वो वियतनाम पहुंचता है। एयरपोर्ट से उतरते ही वो सोंग चियोल को फोन कर हालात बताता है और जरूरत पड़ने पर मदद मांगता है। कंपनी के लोग उसे एयरपोर्ट से लेने आते हैं और कैमरों से दूर गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी में बैठते समय डूजी रास्ते पर ध्यान देता है। कोरिया में पार्क और चोई गो युन से मिलकर बताते हैं कि उन्हें शक है कि सोंग चियोल उनसे कुछ छुपाकर कोई मिशन कर रहा है।
वियतनाम में डूजी और दूसरे नौकरी चाहने वालों को एक नाव तक ले जाया जाता है। वहां गाइड उन्हें भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता है। इंतजार के दौरान वो उन्हें कुछ घूमने वाली जगहों पर भी ले जाता है। डूजी सोंग चियोल से गाइड की जानकारी निकलवाने को कहता है। फिर गाइड उन्हें ट्रक में बैठाता है। चढ़ने से पहले वो सभी के फोन ये कहकर ले लेता है कि वो वियतनामी सिम कार्ड लगवाएगा। ट्रक पहाड़ी और सुनसान रास्तों पर चलने लगता है। नीचे कुछ गुंडे काले प्लास्टिक बैग लिए खड़े होते हैं। होश आने पर डूजी खुद को और 2 अन्य लोगों को बंधा हुआ और हवा में लटका हुआ पाता है। मैनेजर पूछता है कि क्या कोई जुए वाले गेम खेलना जानता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो सबको फिर पीटा जाता है। अब उनका काम है कि हर व्यक्ति एक जुआ गेम डिजाइन करे। मैनेजर बेहद निर्दयी होता है। कोरिया में सोंग चियोल स्क्रीन के सामने बैठा होता है। उसका डूजी से संपर्क टूट चुका होता है। तभी गोयुन का फोन आता है। थोड़ी सी चाल से गोयुन समझ जाती है कि सोंग चियोल अपने पुराने काम में लौट आया है। डूजी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां कंप्यूटर और किताबें होती हैं। किताब खोलते ही उसे पुराने लोगों के खून के दाग दिखते हैं। बाहर एक आदमी भागता दिखता है, लेकिन कोई उसका पीछा नहीं करता। वो एक कोरियन रेस्टोरेंट पहुंचता है और दूतावास फोन करने को कहता है, लेकिन यही वो जगह होती है जहां से भागे हुए लोगों को पकड़ा जाता है। इधर पार्क और चोई डूजी की मदद के लिए वियतनाम जाने का फैसला करते हैं। उसी समय डूजी अपने कमरे का ताला खोल लेता है। वो देखता है कि मैनेजर और उसके 2 आदमी बियर पी रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक होते ही वे बाहर जाते हैं और डूजी उनके चश्मे लेकर भाग जाता है। बाहर भागे हुए आदमी को पकड़कर उल्टा लटका दिया जाता है। डूजी चश्मे से सोंग चियोल को कॉल करता है, लेकिन गो युनुथा फोन उठाती है। डूजी अपनी हालत बताता है और कहता है कि वो बाकी लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पार्क और चोई वियतनाम पहुंचते हैं, लेकिन वे मिसेस लिम के इलाके में फंस जाते हैं, जो वहां एक गैंग चलाती है। अगली सुबह गोयुन की मदद से डूजी एक नया गेम बनाता है। उसे बॉस के पास ले जाया जाता है। चश्मे से वो गैंग के लोगों की पहचान देख लेता है। बॉस गेम से खुश होता है, लेकिन पीली शर्ट वाला आदमी उसे छूता है और गेम खराब हो जाता है। डूजी उसे पकड़कर मुआवजा मांगता है। बॉस गुस्से में कंप्यूटर तोड़ देता है और नया गेम बनाने को कहता है। यातना वाले कमरे में एक भागे हुए आदमी के पैर काटने वाले होते हैं। डूजी कहता है कि उसे ये लोग नए गेम के लिए चाहिए। अनुमति मिलने पर वो उन्हें कमरे में ले जाता है और भागने की उम्मीद देता है। डूजी पुथा लगाकर चुपके से बाहर निकल जाता है। पीली शर्ट वाला गेम ठीक करने की कोशिश करता है और गोयुन को सिस्टम से डेटा मिल जाता है। डूजी टैक्सी पकड़ता है, लेकिन टैक्सी वाले लुटेरे निकलते हैं। उल्टा डूजी ही उनकी टैक्सी ले लेता है। वो गाइड को पकड़ लेता है, जिसके पास पीड़ितों के पासपोर्ट होते हैं। सच पता चलने पर वो उसे छोड़ देता है। रास्ते में उसे पार्क और चोई मिल जाते हैं। वे गोयुन से बात करते हैं, लेकिन जगह का पता नहीं चलता। तभी डूजी मिसेस लिम को इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। आखिर सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी असली सरगना सामने आता है, जो एक पुलिस अफसर निकलता है। वो सबको मारने का आदेश देता है। डूजी अकेले लड़ता है। वियतनामी पुलिस आ जाती है। डूजी मोटरसाइकिल लेकर बॉस का पीछा करता है। गोयुन बताती है कि बॉस एक छोड़े हुए मनोरंजन पार्क की ओर जा रहा है। बॉस गेट तोड़कर अंदर जाता है और तभी डूजी वहां पहुंच जाता है। वो अपनी मोटरसाइकिल को बॉस की कार में जोर से टकरा देता है, जिससे कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पलट जाती है। ये देखकर बॉस कार का दरवाजा खोलता है और भागने लगता है। वो एक इमारत की छत तक दौड़ जाता है। डूजी धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है। ये जानकर कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, बॉस बंदूक निकालता है और उस पर तान देता है। उसे लगता है कि अब सब उसके कंट्रोल में है। उसकी उंगली ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि अचानक एक स्नाइपर की गोली चलती है। बॉस जमीन पर गिर जाता है, बिना ये जाने कि वो क्यों मर रहा है। इसी समय वियतनामी पुलिस उसके गुंडों को ढूंढकर गिरफ्तार करना शुरू कर देती है और उसके गैंग को खत्म कर देती है। सभी को दक्षिण कोरिया भेज दिया जाता है, जहां उन्हें अपने क्रूर कामों की सजा जरूर मिलेगी। अब वापस उस आदमी के पास जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वो अब भी हाथ में पर्चे पकड़े हुए खोए खोए से अपने बेटे को ढूंढ रहा है। तभी एक टैक्सी आती है और अपनी आंखों पर भरोसा न कर पाने की हालत में वो देखता है कि डोंगजी, उसका प्यारा बेटा, टैक्सी से उतर रहा है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से रोते हैं। इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि टैक्सी धीरे धीरे वहां से चली जाती है। कार में बैठा डूजी सेंटर को कॉल करता है। नेशनल व्हीकल 1283 ने मिशन पूरा कर लिया है। वापसी के रास्ते में
एक सवारी छोड़ने के बाद डूजी को सोंग चियोल का फोन आता है। वो बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बॉस को मारने वाली गोली दक्षिण कोरिया से आई थी। इसका मतलब है कि किसी ने उसे चुप कराने के लिए मारा, लेकिन वो कौन है इसकी और जांच जरूरी है। तहखाने में पुरानी टीम के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। हाजुन भी आता है और गोयून पुलिस की नौकरी छोड़ चुकी है। वे कार को फिर से ठीक करना शुरू करते हैं और उसमें नए फीचर जोड़ते हैं। दूसरे सीन में एक ट्रेन स्टेशन के पास सड़क किनारे ट्रेन आने वाली होती है। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ती है। लगता है जैसे वो अपनी जान खत्म करना चाहती है। सोंग चियोल से सूचना मिलने पर सभी तहखाने में इकट्ठा होते हैं ताकि उसकी रिपोर्ट सुन सकें। डूजी को उस बूढ़ी औरत के पास भेजा जाता है ताकि हालात समझे जा सकें। कार में बैठकर वो अपनी कहानी बताने लगती है। उसका नाम मिमसून है। वो एक गरीब बूढ़ी औरत है जो समुद्र के पास बने घर में अकेली रहती है। उसका बेटा मजबूरी में दूर काम करने चला गया था और 1 साल से ज्यादा हो गया है वो वापस नहीं आया। एक दिन एक कार आती है जिसमें एक सुंदर और हुनरमंद गायक होता है। वो रोजमर्रा की जरूरतों की दुकान खोलता है। वो गांव के सभी लोगों को अपनी संगीत प्रस्तुति देखने बुलाता है। वो बुजुर्गों से बहुत सम्मान और प्यार से बात करता है। जब उसे किसी की परेशानी का पता चलता है तो वो और भी ज्यादा ध्यान देता है। वो उससे बातें करता है, छोटे मोटे कामों में मदद करता है और उसे खुशी और भरोसा देता है। एक दिन लॉटरी होती है। खास इनाम एक बहुत महंगी इंफ्रारेड लाइट होती है और वो उसे जीत जाती है। इनाम लेने जाती है तो बताया जाता है कि उसे इनाम की कीमत का 22% देना होगा। वो मना कर देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। इसके बाद जब वो संगीत कार्यक्रमों में आना बंद कर देती है तो वो उसके सामान बेचने वाली जगह पर जाकर लाइव गाना गाती है ताकि उसकी बिक्री जल्दी हो जाए। धीरे धीरे वो उसका पूरा भरोसा जीत लेती है। एक दिन उसके घर बैठकर वो अपना फोन निकालती है और अपने 5 साल के बेटे की तस्वीर दिखाती है। वो बताती है कि उसका बेटा अक्सर बीमार रहता है और अस्पताल में होता है, इसलिए उसे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनकर वो अपने बेटे की याद में भावुक हो जाती है। वो अपनी थोड़ी सी बचत निकालकर उसे सामान खरीदने के लिए देना चाहती है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि बीमार पड़ने के लिए पैसे बचा कर रखो। उसकी अच्छाई और बातों से वो पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगती है। फिर वो सोचने का नाटक करता है और कहता है कि उसे उससे एक छोटा सा एहसान चाहिए। वो उससे अपने नाम पर एक क्रेडिट कार्ड खुलवाने को कहता है। कुछ दिन बाद जब वो सामान बेच रही होती है, वो उसे अपनी दुकान देखने को कहता है और खाने चला जाता है। वो मना नहीं कर पाती। लोग उससे सामान खरीदते हैं और वो काफी बेच लेती है। बाद में वो लौटकर कहता है कि किसी ने उसका सारा समुद्री सामान खरीद लिया है और जानबूझकर उसे ज्यादा पैसे देता है। वो उसके लिए सामान बेचने को राजी हो जाती है। एक दिन तेज बारिश होती है। वो घर में बैठी होती है, तभी वो फोन करके कहता है कि उसका सामान घर में रखने में मदद कर दे। वो मान जाती है। यहीं से परेशानी शुरू होती है। जो सामान वो बेच रही थी वो घटिया निकलता है। खरीदार उसे डांटते हैं और पैसे वापस मांगते हैं। उसके पास पैसे नहीं होते। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड से घटिया सामान खरीदा गया था। अब वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाती और पीड़ित से अपराध में शामिल मानी जाने लगती है। पुलिस उससे उसके बेटी को बुलाने को कहती है, लेकिन वो मर जाना बेहतर समझती है। वो आदमी उसे फोन करके मजाक उड़ाता है और मर जाने को कहता है। बैंक से भी फोन आता है कि कार्ड का भुगतान बाकी है। उसकी कहानी सुनने के बाद टीम फैसला करती है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी जो अकेले बुजुर्गों को ठगते हैं। टीम काम में लग जाती है। डूजी अपनी कार में बैठता है। वे घरेलू सामान बेचने वाले थोक बाजारों से शुरुआत करते हैं। नकद भुगतान होने की वजह से जांच मुश्किल होती है, लेकिन कुछ भी डूजी की नजर से नहीं बचता। ठग अलग अलग गांवों में अपना खेल जारी रखते हैं। इस बार उनका निशाना एक बूढ़ा आदमी होता है। वही पुरानी चाल, इनाम, पहचान लेटर लेना और कागजों पर साइन कराना। युंग मिन की दुकान में मिली जानकारी से उसके नाम पर महंगे फोन प्लान और गेम की चीजें खरीदी जाती हैं, जिन्हें बेचकर वे पैसे कमाते हैं। तभी डूजी वहां पहुंचता है। वो कहता है, मैं रजिस्ट्रेशन रद्द कराने आया हूं। वे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर पड़े होते हैं। डूजी कंप्यूटर में USB लगाकर डेटा गोयून को भेजता है ताकि सब रद्द किया जा सके। फिर सारे कागज जला दिए जाते हैं और हार्ड ड्राइव तोड़ दी जाती है।
धोखेबाजों के गिरोह के पास वापस आकर वे फिर से नए शिकार की तलाश शुरू करते हैं। वे खेत के बीच से गाड़ी चला रहे होते हैं, तभी कार खराब हो जाती है। ऐसे खुले खेत में वे रिपेयर की दुकान कहाँ ढूंढेंगे। वे परेशानी होते हैं कि तभी एक हार्ड ट्रैक्टर आता है। हमारा डूजी किसान का रोल बहुत अच्छे से निभाता है। वो पूरे जोश से उन्हें रिपेयर शॉप का रास्ता बता देता है। पसीना बहाते हुए वे कार को धक्का देकर वर्कशॉप तक ले जाते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि जिसने रास्ता बताया था वही उस रिपेयर शॉप का मालिक होता है और अब वो चिल्लाते हुए उन्हें लाइन में खड़ा होने को कहता है। क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं है? वे कहते हैं प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें गांव जाकर बुजुर्गों के लिए परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कार अंदर लाओ, मैं भी गांव में परफॉर्मेंस देखूंगा। वहाँ वही पुराना तरीका अपनाया जाता है, फिर से लॉटरी ड्रॉ। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ होती है। इनाम जीतने वाला कोई बूढ़ा नहीं बल्कि गांव का एक जवान लड़का निकलता है जो इनाम लेने के लिए खड़ा हो जाता है। जल्दी से वे एक और ड्रॉ करवाते हैं। इस बार निशाना एक बूढ़ी औरत होती है, लेकिन नतीजा फिर वही रहता है, कोई और ही इनाम लेने आ जाता है। जब इस तरह से काम नहीं बनता तो वे दूसरा तरीका अपनाते हैं। शिकार को भागने न देते हुए वो अपनी चालों से एक बूढ़े आदमी को अपने भरोसे में ले लेता है। वो उसे गिफ्ट देने का नाटक करता है और कहता है कि बस थोड़ी सी फीस देनी होगी। भरोसा करके बूढ़ा आदमी अपना कार्ड दे देता है और स्वाइप करने को कहता है। तुरंत वो अपने आदमियों को आंख मारकर इशारा करता है कि कार्ड से पूरी लिमिट स्वाइप कर लो। डूजी, जो उसके पीछे ठेले वाले का रोल निभा रहा होता है, अपने साथ लाया जैमर इस्तेमाल करता है ताकि ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। लेकिन जैमर की रेंज कम होती है, इसलिए डूजी को हर समय उसके पास खड़ा रहना पड़ता है। कार्ड स्वाइप न होने से वो चिढ़ जाता है। ऊपर से एक ठेले वाला पास खड़ा अजीब हरकतें कर रहा होता है, जैसे कोई जादू कर रहा हो। गुस्से में वो हाथ झटकता है, मशीन डूजी से टकराकर नीचे गिरती है और टूट जाती है। टैक्सी वर्कशॉप में एक ग्राहक अपना बटुआ छोड़ गया होता है, इसलिए हाजुन गोयुन को फोन करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। वो उसे ढूंढने उसके कमरे में जाता है और देखता है कि फाइलिंग कैबिनेट पर ढेर सारी चाबियां टंगी है। वो चाबियां उठाकर कमरा खोलने की सोचता है। उसे लगता है कि गोयुन ने ही वहां रखी होंगी। एक थोड़ा अजीब कैबिनेट देखकर वो उसे दबाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी सॉन्ग चियोल अंदर आ जाता है और बात टल जाती है। एक रेस्टोरेंट में धोखेबाज गिरोह का लीडर अपने आदमियों के साथ बैठा होता है और एक बूढ़ी औरत को फंसाने की योजना बना रहा होता है। उन्हें पता होता है कि उसके पति के पास इंश्योरेंस का पैसा है और उसके बच्चे अक्सर घर पैसे भेजते हैं। वे उसी इलाके की ओर निकलते हैं जहां वो रहती है, लेकिन रास्ते में फिर से उनकी कार खराब हो जाती है। जो टो ट्रक आता है वो वही आदमी होता है जो पहले हार्ड ट्रैक्टर लेकर आया था। कार को खींचकर वापस शॉप ले जाते समय रास्ते में उन्हें एक कांपता हुआ बूढ़ा आदमी दिखता है जो छड़ी के सहारे चल रहा होता है। हार्ड ट्रैक्टर रुकता है और उसे बैठा लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि इतना बूढ़ा होने के बावजूद वो बहुत दिलदार होता है। बिना कुछ कहे वो $100 का नोट निकालकर दे देता है। तीनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वे उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। लगता है घर में कोई नहीं है। वे अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं। हे भगवान, वहाँ एक सुपर कार खड़ी होती है, गोल्फ क्लब जिसे पोकर की तरह इस्तेमाल किया गया होता है, और घर के अंदर शराब की अलमारी विदेशी शराब से भरी होती है। बूढ़े आदमी के जूते सभी डिजाइनर ब्रांड के होते हैं। इंटरनेट पर खोजने पर पता चलता है कि वो पहले एक मशहूर बिजनेसमैन था। अगले दिन वे दर्शकों के पास जाते हैं जो असल में सॉन्ग चियोल का भेष होता है और उसे परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाते हैं। दो आदमी उसके घर में पैसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वे तय करते हैं कि बूढ़े आदमी का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो पैसा कहाँ छुपाता है। तीनों उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचते हैं। इसी दौरान पार्क और चॉय भी उनके घर में घुसकर सामान टटोलते हैं, लेकिन वहां भी एक पैसा नहीं मिलता। बूढ़े आदमी का पीछा करना भी बेकार जाता है। तभी उसे उस किसान की याद आती है जो बूढ़े आदमी के काफी करीब रहता है। अगले दिन वे कार का तेल बदलवाने का बहाना बनाकर वहां जाते हैं। बातचीत में ऐसे पूछते हैं जैसे संयोग से पूछ रहे हों। डूजी बताता है कि बूढ़ा आदमी अक्सर जमीन पर लाल डंडे गाड़ता है। वे तुरंत खेत में पहुंचते हैं और जहां जहां लाल डंडे दिखते हैं वहां खुदाई करते हैं, लेकिन पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं मिलता। हिम्मत न हारते हुए अगले दिन वे फिर से डूजी के पास जाते हैं और उससे और जानकारी मांगते हैं। इस बार वो गलती से बता देता है कि बूढ़े आदमी ने कुछ दबाने के लिए उसका हल उधार लिया था। तुरंत वे उसका हल किराए पर लेने के लिए पैसे निकालते हैं। हल लेकर जाते समय डूजी गोयुन को एक अजीब बात बताता है। जब उन्होंने कार का तेल भरवाया था तब उसका बटुआ खाली था, लेकिन जब हल के पैसे दिए तब बटुआ पैसों से भरा था। आसपास कोई एटीएम भी नहीं है। इसका मतलब है कि पैसा कहीं यहीं छुपा हुआ है। जगह पर पहुंचकर वे धीरे से डूजी को घर जाने के लिए कहते हैं और खुद हल चलाकर खुदाई शुरू करते हैं।
सच में उन्हें एक पैकेट मिल जाता है। उसे खोलने पर अंदर एक लोहे का डिब्बा होता है। एक आदमी बारी लेकर डिब्बा खोलता है। डिब्बा खुलते ही उसमें गंदगी भरी होती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और दूसरी जगह खुदाई करने का आदेश देता है, लेकिन हल स्टार्ट होने से मना कर देता है। गुस्से में वे उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन वो बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो चालू नहीं होता। अचानक गाड़ी का इलेक्ट्रिक सिस्टम शॉर्ट हो जाता है और धमाके के साथ फट जाता है, जिससे उसका चेहरा काला पड़ जाता है। गुस्से में वो अपनी रणनीति बदलता है। उस रात वो अपने आदमियों के साथ बूढ़े आदमी से पूछताछ करने जाता है, लेकिन याददाश्त खो चुके इंसान पर यह तरीका काम नहीं करता। उन्हें पता चलता है कि बूढ़े आदमी को संगीत सुनना पसंद है। वे एक बैंड बुलाते हैं। गो युन उस बैंड की सिंगर होती है। गाने के बाद बूढ़ा आदमी उसे $100 की टिप देता है और अपने घर भी बुलाता है। वे लोग चुपचाप उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि बूढ़े आदमी की सुंदर कार तेजी से घर से निकलती है। खुशी खुशी खिड़की नीचे करके गोयुन उन्हें बताती है कि बूढ़े आदमी ने उसे ये कार दे दी है, और फिर जानबूझकर गलती से उन्हें एक नक्शा दिखा देती है जिस पर लाल निशान बने होते हैं। ये देखते ही वे नक्शा वापस लेने के लिए उसका पीछा करते हैं। डरी हुई बनकर वो एक सुनसान खदान वाले इलाके में गाड़ी ले जाती है और कार छोड़कर भाग जाती है। नक्शा कार में ही छोड़ देती है। जब तीनों नक्शे को देखकर आपस में खड़े होते हैं, तभी उनका ट्रक अचानक पीछे की ओर चलने लगता है। चट्टान के किनारे से नीचे गिरता है और फट जाता है। तीनों बेबस होकर जलती हुई गाड़ी को देखते रहते हैं और रोते हैं। सोचते हैं कि उनके पैसे भी गाड़ी के साथ जल गए। असल में ये सब पूरे समूह की योजना होती है। हल किराए पर लेने के समय का फायदा उठाकर उन्होंने खेत में खोज की और ट्रकों के टायरों में छुपाए गए पैसे ढूंढ निकाले। सारे पैसे निकालने के बाद उन्होंने गाड़ी में रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया, जिससे गाड़ी अपने आप पीछे जाए और खाई में गिर जाए। एक जंगल में लौटते समय बूढ़े आदमी को 3 लोग रोक लेते हैं। वे चाकू निकालकर उसे धमकाते हैं। डरने का नाटक करते हुए बूढ़ा आदमी ऊपर की ओर भागता है। वे उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो एक ऊंची चट्टान के सामने खड़ा है। नीचे समुद्र है। उन्हें पकड़ने आता देखकर वो समुद्र में कूद जाता है। गाड़ी में गिरोह का सरगना हवा में चाकू लहराकर अपने दोनों साथियों को धमकाता है। दोनों डरकर भाग जाते हैं। अकेला रहकर हाथ में नक्शा लिए वो खुश होता है और सोचता है कि वो अब अमीर बनने वाला है। समुद्र में कूदने के बाद बूढ़े आदमी के रूप में सोंगचियोल को चोई और पार्क नाम का एक दंपति नाव से उठाकर ले जाता है। उधर धमकाए गए दोनों आदमी डर के मारे जंगल से बाहर भागते हैं। किस्मत से एक टैक्सी आ जाती है। बिना सोचे समझे वे टैक्सी में कूद जाते हैं और ड्राइवर से कहीं भी ले जाने को कहते हैं। उनकी इच्छा तब पूरी होती है जब दोनों मछली पकड़ने के जाल में बंधे मिलते हैं। उस रात वो फावड़ा लेकर चुपके से जंगल में जाता है। वो नक्शा निकालकर आसपास की चीजों से मिलान करता है। सब कुछ सही होता है। सानांगजी उस जगह पहुंच चुका होता है जहां वो जाना चाहता था। वहां कई लाल झंडे लगे होते हैं। वो मेहनत से हर जगह खुदाई करता है, लेकिन बहुत देर तक खोदता रहता है और खत्म नहीं करता। अभी तक उसे खजाना नहीं मिला होता। तभी उसके पैर के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। नीचे देखने पर उसे समझ आता है कि वो एक बारूदी सुरंग पर खड़ा है जो फट जाती है। असल में लाल झंडे सेना के इलाके की बारूदी सुरंगों को दिखाते थे। ठग का अंत क्या होगा ये समझना मुश्किल नहीं है ना दोस्तों। एक रेलवे स्टेशन पर पहली पीड़िता अपनी बेटी और पोते के लौटने का इंतजार कर रही होती है। उसके दिमाग में अब भी शब्द गूंजते हैं कि अब तुम्हें पुराने पीड़ितों को मुआवजा देने की चिंता नहीं करनी होगी। वो सोचती है कि वो इसका बदला कैसे चुकाए। जवाब होता है, बस स्वस्थ जीवन जीना ही हमारे लिए सबसे बड़ा बदला है। सोंगचियोल के कमरे में जैसे ही वो नई फोटा लगाकर खत्म करता है, चोई और पार्क अंदर आते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने लिफ्ट से जाने वाले भूमिगत रास्ते को बंद कर दिया है। अब वे थोड़ा असुविधाजनक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ड्राइवर की जिज्ञासा के कारण ये बदलाव जरूरी था। बाहर जैसे ही गोयुन बाहर निकलती है, सड़क किनारे खड़ी एक कार में बैठा कोई उसकी चोरी छुपे फोटो ले लेता है। वो देखने ही वाली होती है, तभी हाजुन का फोन आता है कि अटेंडेंस चेक इन काम नहीं कर रहा। वो मुड़ती है और उसी समय कार तेजी से वहां से चली जाती है। काम के बाद गोयुन हाजुन और डूजी से घर देखने में मदद मांगती है। वो किराए के लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है, लेकिन अभी तक कोई पसंद नहीं आया होता। घर लौटते समय वे अपार्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक गाड़ी जोर से ब्रेक लगाती है। सामने एक छोटी लड़की धीरे धीरे उठ रही होती है। समय पर ब्रेक लगने से लड़की सुरक्षित रहती है। सब लोग गाड़ी से उतरकर देखते हैं कि लड़की को चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो डर कर भाग जाती है। उन्हें कुछ गलत लगने लगता है, इसलिए तीनों उसे ढूंढने अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। आखिर में डूजी उस लड़की को एयर कंडीशनर के बाहरी यूनिट के नीचे छिपा हुआ पाता है। वो खोई हुई लगती है। वे उसे दफ्तर ले जाकर सवाल पूछते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताती। बस इतना पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन खो गई है और वो पुलिस स्टेशन जाने से बहुत डरती है। तभी एक फोन आता है जिसमें उस बच्ची के बारे में पूछा जाता है। बाहर खाना
खा रही लड़की डरकर मेज के नीचे छिप जाती है। सॉन्ग चियोल झुककर उससे बात करता है। वो बताती है कि उसका नाम सेवायन है। जब उसे बताया जाता है कि उसकी माँ फोन पर है तो वो खुश नहीं होती और सिर्फ अपनी बहन के पास जाने की जिद करती है। वो अपनी माँ के साथ घर नहीं जाना चाहती। ये अजीब लगने पर डूजी गाड़ी लेकर लड़की के माता पिता के बारे में पता करने निकलता है। दिए गए पते पर वो एक अपार्टमेंट पहुंचता है। अंदर जाने से पहले वो देखता है कि दो आदमी खुद को लड़की की माँ बताने वाली किसी से बात कर रहे हैं। बात खत्म होने पर वे दोनों चले जाते हैं। डूजी गोयुन को फोन करके लड़की की फोटो भेजने को कहता है। वो दरवाजा खटखटाकर किसी को ढूंढने का बहाना करता है और लड़की की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है। पति पत्नी लड़की को नहीं पहचानते। ये देखकर वो सॉन्ग चियोल को खबर देता है और टैक्सी कंपनी के पास उन दोनों की कार का पीछा किया जाता है। उधर पुलिस भी सॉन्ग चियोल के ऑफिस आती है और खोई हुई लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वो चालाकी से नाम बदल देता है और कहता है कि बच्ची को उसका परिवार ले गया है, जिससे पुलिस बिना शक किए चली जाती है। नीचे सुरंग में सब लोग लड़की के बारे में चर्चा करते हैं। उन्हें अब तक उसके परिवार की और जानकारी नहीं मिली होती, लेकिन वे उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। समस्या ये होती है कि उसे कैसे भरोसा दिलाया जाए ताकि वो अपनी पूरी कहानी बताए। तभी हाजुन फोन करके बताता है कि लड़की गायब हो गई है। मॉनिटरिंग रूम में वे सभी कैमरे देखते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। डूजी भी देखने जाता है और पाता है कि सुरंग के कमरे का सील टूटा हुआ है। वो अंदर जाता है और देखता है कि लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर सिमटी हुई छिपी है। उसने सबकी बातें सुन ली होती हैं और अब वो उन पर भरोसा करती है। वो मुट्ठी भर सिक्के निकालकर कहती है, कृपया मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करो। यहीं से मिशन शुरू होता है। डूजी और कार फिर से सड़क पर होते हैं। लड़की के बारे में जानकारी बहुत कम होती है, लेकिन उसे पता होता है कि शुरुआत कहां से करनी है। एक आदमी से जिसका नाम कॉन्ग है। गोयुन उसके बारे में जानकारी जुटाने लगती है। उसका असली नाम पिलोंग होता है और उसकी हैसियत स्टेशन के पास के महंगे अपार्टमेंट से भी ज्यादा होती है। उसके पास 33 यूनिट्स होती हैं। वो एक बहुत मशहूर रियल एस्टेट सलाहकार होता है और उसके बहुत से प्रशंसक होते हैं। उसके करीब जाने के लिए डूजी और गोयुन खुद को घर खरीदने वाला कपल बनाते हैं। वे उसके ऑफिस जाते हैं। वहां उसके दो कर्मचारी उन्हें बड़े जोश से सलाह देते हैं और उन्हें उसके सम्मेलन के 2 इनविटेशन लेटर भी देते हैं। टिकट हाथ में लेकर वे आत्मविश्वास से उस कमरे में जाते हैं जहां बहुत से लोग इंतजार कर रहे होते हैं। स्टाफ उन्हें एक फॉर्म भरने को देता है और बताता है कि पूरा भरने पर पिलोंग से निजी सलाह मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद डूजी और गोयुन कॉन्ग के कमरे में व्यक्तिगत सलाह लेने के लिए जाते हैं। उसकी मेज पर रखी उसकी और 2 लड़कियों की एक तस्वीर देखकर वे लोग उस तस्वीर की बहुत तारीफ करते हैं। ये समझकर कि ये जोड़ा बच्चों को पसंद करता है, वो सुझाव देता है कि अगर वे चाहें तो वे एक बेटी भी रख सकते हैं। ये बात कहने के तुरंत बाद वो जल्दी से रियल एस्टेट कंसल्टिंग के विषय पर आ जाता है। चालाक लोमड़ी की तरह वो उनसे आमदनी और पेशे के बारे में बस कुछ सवाल पूछता है और फिर दोनों से कह देता है कि वे चले जाएं, क्योंकि उनकी कमाई की क्षमता को किसी सलाह की जरूरत नहीं है। वे दोनों ये समझे बिना कमरे से बाहर निकल जाते हैं कि उनसे कहाँ गलती हो गई। उस रात वे पिलोंग की कंपनी के ऑफिस की बिजली काट देते हैं। जब सुरक्षा गार्ड इलेक्ट्रीशियन को बुलाने बाहर जाता है, तब डूजी उनके कंप्यूटर में एक यूएसबी लगाता है ताकि गोयुन सीओ यान बहनों से जुड़ा डेटा ढूंढ सके और सर्वे रिपोर्ट देख सके। यहाँ डूजी को पता चलता है कि सही फॉर्म उन दंपतियों के लिए है जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है या जो पंजीकरण के योग्य नहीं है। उन्हें अपने नियमों पर चलाने के लिए डूजी वहां फायर अलार्म सिस्टम चालू कर देता है। अगली सुबह जब पिलोंग ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे दस्तावेज गीले हो चुके हैं और विभाग प्रमुख उन्हें कंप्यूटर में सेव नहीं कर पाया। इसलिए पिलोंग लापरवाही से काम करने पर कर्मचारी को डांटता है और उसे सारा काम फिर से करने को कहता है। टीम के ठिकाने पर वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सफल रियल एस्टेट सौदों का असली मकसद क्या है। साफ है कि ये सिर्फ कमीशन का लालच नहीं है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तभी सॉन्ग चियोल उन्हें वो तस्वीर दिखाता है जो सीओ ने पार्क में घूमते समय बनाई थी। वो एक सामान्य बच्चे की ड्राइंग है, लेकिन डूजी को शक होता है क्योंकि लड़की उसमें उस जगह को दिखा रही लगती है जहां उसे कैद रखा गया था। एक और सीन में अभी भी डूजी और गोयुन खुद को नई शादीशुदा जोड़ा बनाकर पिलोंग से सलाह लेने जाते हैं। इस बार भी वो मना कर देता है क्योंकि वे उसकी शर्तों पर खरे नहीं उतरते। आखिरकार उनकी सच्ची गुहार और ईमानदारी देखकर वो मान जाता है और मदद करने का वादा करता है। सबसे पहले वो अपने अपार्टमेंट की जांच करना चाहता है। जब पिलोंग अंदर होता है तभी उसका ड्राइवर अचानक छोटी लड़की सीओ यान को देख लेता है। वो कार से उतरकर अंदर उसे ढूंढने जाता है। उसी समय सॉन्ग चियोल सामने आ जाता है। खुद के पकड़े जाने का एहसास होते ही वो हमारे जोड़े के साथ वापस चला जाता है। वे पिलोंग को सारे कमरे दिखाते हैं। नई शादीशुदा जोड़े की तरह उनकी एक्टिंग
एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। फिर भी पिलोंग सीधे कह देता है, तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, है ना? इतना कहकर दोनों के समझाने के बावजूद वो चला जाता है। डूजी और गोयुन बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि वो उन्हें पहचान गया, लेकिन वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। डूजी उसके पीछे दौड़ता है और घुटनों पर बैठकर उससे मदद की भीख मांगता है। वो उसे सच बता देता है कि घर की सख्त जरूरत के कारण उसने अपने दोस्त के साथ शादी का नाटक किया। ये चाल काम कर जाती है। पिलोंग उन्हें एक पूरी तरह से सुसज्जित अपार्टमेंट दिखाता है और यहाँ तक कि उनका ब्लड ग्रुप भी पूछता है। फिर वो घोषणा करता है कि वो उन्हें वो अपार्टमेंट दिलाने में मदद करेगा। ठिकाने पर सब लोग लड़की बनाई तस्वीर को ध्यान से देख रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि उसे कहाँ रखा गया है। तभी डूजी को एक फोन आता है पिलोंग का। वो दोनों को तुरंत मिलने को कहता है। पिलोंग उनसे एक निजी अस्पताल में मिलता है। वे एक निजी कमरे में जाते हैं। पिलोंग उनसे कहता है कि वे बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने के लिए खुद को शादीशुदा जोड़ा दिखाएं। वो ये भी समझाता है कि उन्हें बच्चे को पालना नहीं है, बस जन्म दर्ज कराना है और कुछ समय बाद बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट करनी है। इसी दौरान एक फोन कॉल पर पिलोंग बाहर चला जाता है। बगल के कमरे में पिलोंग और उसके आदमी एक गर्भवती महिला को पीट रहे होते हैं जो प्रसव के करीब है। यही वो महिला है जिसे वो बच्चे के जन्म के बाद डूजी और गोयुन को देने वाला था ताकि वे उसके माता पिता बन सकें। लेकिन शायद माँ के गहरे प्यार के कारण वो आखिरी वक्त में अपना बच्चा देने को तैयार नहीं होती। उसकी गिड़गिड़ाहट की आवाजें बगल के कमरे तक जाती हैं। डूजी सब कुछ सुन लेता है और फायर अलार्म चालू कर देता है। अलार्म सुनते ही सब लोग कमरे से बाहर भागते हैं। पिलोंग उन्हें बताता है कि बच्चे का जन्म अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। उसी समय उसकी आदमी खबर देते हैं कि गर्भवती महिला भाग गई है। सब लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। गर्भवती महिला ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि उसका प्रसव नजदीक है। थोड़ी देर में वे उसे ढूंढ लेते हैं। रास्ते में ड्राइवर उसे पकड़ने के लिए उतरने ही वाला होता है कि अचानक एक टैक्सी आकर उसकी कार से टकरा जाती है और रास्ता रोक लेती है। खुद के पकड़े जाने का एहसास होते ही वो तेजी से भागने लगता है, लेकिन डूजी के पीछा करने से वो बच नहीं पाता। डूजी उसे कार से खींचकर बाहर निकालता है और बुरी तरह पीटता है। फिर वो गाड़ी घुमाकर गोयुन और उस महिला को उठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। अब सारी बात साफ हो जाती है। वे अकेली माओं को ढूंढते हैं, उनके बच्चों को बहला फुसलाकर चुरा लेते हैं और दूसरे जोड़ों को देकर उनके नाम पर जन्म दर्ज कराते हैं। इसी वजह से गोयुन को गोद लेने वालों के जरिए बच्चों की जानकारी नहीं मिल पाई। अब बच्चों को ढूंढने का समय है, लेकिन पिलोंग के पास एक पूरी इमारत और 30 से ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट हैं, तो कहाँ खोजें? तभी डूजी एक योजना बनाता है। वो गोयुन से कहता है कि ऐसा अपार्टमेंट ढूंढो जिससे पिलोंग को कोई कमाई ना हो। वो एक पुराने व्यावसायिक भवन में स्थित फोटो स्टूडियो होता है जो उस जगह के पास है जहां वे सियो यान से मिले थे। सारे आंकड़े मेल खा जाते हैं। अब जाने का वक्त है। उस रात डूजी फोटो स्टूडियो में घुस जाता है। वहां उसे सियो यान की पारिवारिक तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसकी 4 तस्वीरें 4 अलग अलग जोड़ों के साथ हैं। तभी डूजी को सच्चाई समझ आती है। पिलोंग बच्चों को गोद दिलवाता है और बदले में जोड़ों को अपार्टमेंट देता है। फिर वही बच्चा आगे और जोड़ों को गोद दिलवाता रहता है। अगली सुबह फोटो स्टूडियो में वे एक और लड़की को उसी तरह तस्वीर खिंचवाने लाते हैं। तभी डूजी सामने आता है। वे अभी ये समझ ही नहीं पाते कि वो कहां से आ गया। तभी बाहर का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अंदर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आंखें बंद करो और 10 तक गिनो, फिर आंखें खोलो। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अपने ऑफिस में पिलोंग अपने काम के नतीजे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके नाम पर कई अपार्टमेंट दर्ज हो चुके होते हैं। तभी एक जोड़ा उससे मिलने आता है। यहीं उसका धोखेबाज चेहरा सामने आता है। वो ऐसे जोड़ों को निशाना बनाता है जिनके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। वो उनसे कहता है कि अगर वो बच्चा गोद लें तो उन्हें सस्ता अपार्टमेंट मिल सकता है। फिर वो उन्हें घर खरीदने के लिए पैसा उधार देता है। जब कागजी काम पूरा हो जाता है तो वो पैसे मांगने लगता है। वे पैसे नहीं दे पाते तो वो तुरंत उस अपार्टमेंट को जब्त कर लेता है और केस कर देता है। कोई विरोध नहीं करता क्योंकि अवैध रूप से बच्चा गोद लेना खुद कानून के खिलाफ है। इसी तरह वो इतने सारे घरों का मालिक बन जाता है
उस जोड़े को बाहर निकालने के बाद पिलोंग कैमरे में फोटो स्टूडियो में हो रही घटनाएं देख लेता है। वो तुरंत अपने आदमियों को फोन करता है और बच्चों को लेने निकल पड़ता है। उधर डूजी दीवार फांदकर अंदर घुसता है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, पिलोंग बाहर से दरवाजा बंद कर ताला लगा देता है और डूजी को अंदर फंसा देता है। वो पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और सारे बच्चों को कार में बैठाकर भाग जाता है। उसी समय गो युन और गिनियन की कार भी वहां पहुंचती है, लेकिन डूजी उन्हें आदेश देता है कि वे पिलोंग की कार का पीछा करें और बच्चों को बचाएं। वो खुद जलते हुए घर में ही रहेगा। डूजी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे ऊपर मंजिल से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर दूसरी मंजिल पर जाता है और देखता है कि एक लड़की अलमारी में डरी सहमी बैठी है। डूजी उसे कंबल में लपेटता है और जल्दी से बाहर ले जाता है, फिर खिड़की से कूद जाता है। इधर पिलोंग अपने ऑफिस लौटकर भागने की तैयारी में सोना समेट रहा होता है, लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। सहायक को गिराने के बाद डूजी उसके ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचता है। वो उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि बच्चों को कहां छिपाया है। चालाक पिलोंग जानता है कि जब तक बच्चे नहीं मिलते डूजी उसे मारेगा नहीं। जैसे ही डूजी का हाथ ढीला पड़ता है, पिलोंग पलटकर हमला करता है। इसी बीच गो युन और बाकी लोग बच्चों को ढूंढते रहते हैं। वे हर संदिग्ध जगह छान लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गो युन पार्किंग में पिलोंग की कार ढूंढती है और अचानक उसे अंदर से बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वे कार का दरवाजा तोड़ते हैं और सारे बच्चे अंदर मिल जाते हैं। पिलोंग ने सोचा था कि बच्चों को बंधक बनाकर वो डूजी को काबू में रखेगा, लेकिन वो गलत था। उसके बाद पिलोंग का जो अंजाम होता है वो उसके किए कर्मों के मुताबिक ही होता है। कुछ दिनों बाद रेडियो की खबरों में बताया जाता है कि एक अज्ञात दानकर्ता ने 33 लग्जरी अपार्टमेंट राष्ट्रीय बाल एजेंसी को दान कर दिए हैं, ताकि उनसे बच्चों की देखभाल के लिए फंड बनाया जा सके। पार्ट 2 की शुरुआत होती है हाजुन से। ये जिज्ञासु ड्राइवर पहले भी एक सुरंग को लगभग खोज ही लेता है। आज वो कंपनी से गाड़ी निकालकर अपने काम का नया दिन शुरू करता है। हाजुन सीधे एक आलीशान विला पहुंचता है। लगता है उसकी असली पहचान बहुत रहस्यमयी है। अंदर जाते ही हाजुन बिल्कुल बदल जाता है। वो चाबी एक कर्मचारी को देकर गाड़ी हटाने को कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। वर्दी उतारकर महंगी जैकेट पहनने के बाद वो नीचे आकर एक बिजनेस पार्टनर से मिलने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है। वे खुशी खुशी बात करते हैं और बिजनेस पर चर्चा करते हैं। बहुत जल्दी पार्टनर के मोहर लगाने से पहले ही हाजुन उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। ये सोचकर कि सौदा सफल रहा, पार्टनर उठने ही वाला होता है कि अचानक वो सीने को पकड़कर गिर पड़ता है, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ा हो। गिरने से पहले वो हाजुन की बातें सुनता है। वो कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ा है और अगर दूसरी पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता तो उसे बहुत पैसा मिलेगा। बस तुम गायब हो जाओ तो मैं होटल का सबसे बड़ा कर्जदाता बन जाऊंगा। ठंडे चेहरे के साथ ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। साफ है कि हाजुन एक खतरनाक इंसान है। उसके निजी कमरे में हथियार और रेनबो टैक्सी टीम के सदस्यों की तस्वीरें भरी होती हैं। लगता है वो सब पर नजर रख रहा है और एक भोला टैक्सी ड्राइवर बनना सिर्फ उसका भेष है। टैक्सी कंपनी के ऑफिस में सोंग चियोल डूजी को पीलोंग की मौत की खबर वाला अखबार दिखाता है। सारी घटनाओं को जोड़कर वे अंदाजा लगाते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो बहुत करीब है। ऑफिस से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात हाजुन से हो जाती है, जो बहुत मेहनती दिखता है। एक और सीन में एक लड़की मंदिर के गेट पर खड़ी है। वो अंदर जाकर अपनी बहन को ढूंढना चाहती है। उसके रोने चिल्लाने के बावजूद सफेद कपड़े पहने लोग उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और पुलिस बुला लेते हैं। लड़की सोचती है कि पुलिस उसका साथ देगी, लेकिन उल्टा पुलिस उसे वहां से हटा देती है। पुलिस से जूझते हुए लड़की की नजर रेनबो टैक्सी ग्रुप के पर्चे पर पड़ती है। हमेशा की तरह उसे लेने वाला हमारा मुख्य किरदार डूजी ही होता है। कार में वो मदद मांगने की वजह बताती है। उसका नाम जीन ही है और उसकी बहन का नाम जीन सन है। दोनों बहनें साथ रहती हैं। जीन का बेटा अपनी छोटी मौसी का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन मेडिकल जांच में डॉक्टर बताते हैं कि जीन के बेटे को अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। देर से पता चलने के कारण बीमारी गंभीर हो चुकी है। 2 साल तक दोनों बहनें इलाज कराती रहीं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। जीन ही अपनी बहन को हिम्मत देती रही कि पॉजिटिव सोच रखे। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी बहन पहले से बहुत बदल गई है और कई बातें छिपाने लगी है। एक दिन संयोग से जीन ही ने अपनी बहन का फोन खोल लिया और उसमें एक धार्मिक संगठन का वीडियो देखा। पता चला कि पिछले 2 साल से उसकी बहन पार्क नाम के एक धार्मिक संगठन से जुड़ी हुई है। उसने न सिर्फ अस्पताल में इलाज बंद कर दिया, बल्कि सारा पैसा और उधार भी उसी में लगा दिया।
छोटी बहन ने समझाने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि जीन का पूरा विश्वास उस संगठन के पादरी पर था। एक दिन घर लौटने पर जीन ही को उसकी बहन नहीं मिली। मेज पर एक लेटर था जिसमें लिखा था कि वो उस संगठन में स्थायी रूप से रहने चली गई है। जीन ही उसे ढूंढने वहां पहुंची लेकिन अनुयायी ना होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी बहन ने मैसेज करके भी कहा कि वो उससे नहीं मिलना चाहती। पुलिस में रिपोर्ट करने पर भी कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वो एक धार्मिक संगठन था और पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगली सुबह डूजी उस जगह की रेकी करने जाता है। वो देखता है कि गेट पर बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढने आए हैं लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। संगठन की जानकारी गो यून को भेजी जाती है। पार्क और चोई की मदद से गो यून अंदर के कैमरा सिस्टम में भी घुसपैठ कर लेती है। वो तस्वीर तुरंत डूजी को भेज दी जाती है। उस तस्वीर में एक चर्च के अंदर पादरी अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहा है। वो लोगों से कहता है कि इलाज के लिए अस्पताल मत जाओ क्योंकि अस्पताल जाने से वे दानव बन जाएंगे। सभी अनुयायी उसकी बात चुपचाप और आज्ञा की तरह सुनते हैं। इसके बाद वो सबको अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने को कहता है, यहाँ तक कि बच्चों को माता पिता से और माता पिता को बच्चों से भी। वो कहता है कि अब कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, सिर्फ उसी के साथ एक रिश्ता रहेगा। वो दावा करता है कि उसे भगवान ने भेजा है ताकि वो उन्हें बचा सके, नर्क से निकालकर पार्क गार्डन ले जा सके। उपदेश के अंत में उसके अनुयायी उसे घेर लेते हैं और उसे जिंदा संत की तरह सम्मान देते हैं। फिर कहानी पुराने ठिकाने पर लौटती है जहां गो यून पादरी के बारे में और जानकारी देती है। उसका नाम जूमान है। वो पहले चीन में कपड़े का व्यापार करता था और अपने देश लौटने के बाद भी कपड़े का कारोबार करता रहा। ऊपर से देखने पर उसकी प्रोफाइल बहुत सामान्य लगती है लेकिन गो यून को सब कुछ पता है। वो बताती है कि जूमान पर पहले से 14 मुकदमे दर्ज हैं, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाना, गबन करना, झूठी अफवाहें फैलाना और धोखाधड़ी। अभी जुमान का संगठन पार्क होली लैंड बना रहा है। वो लोगों के डर जैसे मौत, नरक, दानव आदि का इस्तेमाल करता है और उन्हें अपने प्रियजनों से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करता है ताकि लोग उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं और उसकी ताकत बढ़े। अब हम हाजुन के पास एक आलीशान घर में लौटते हैं। वो संगठन के एक व्यक्ति से बात कर रहा है जो उससे ऊंचे पद पर लगता है। उसका नाम हयांजो है। वो हाजुन से उन संगठनों के बारे में पूछता है जो हाल ही में नष्ट हो गए हैं। पता चलता है कि विदेशी गेम ग्रुप से लेकर रियल एस्टेट केस तक सभी मामलों के पीछे वही लोग थे, लेकिन सारे केस बिना कोई पैसा वापस मिले ही खत्म हो गए। हाजुन को समझ नहीं आता कि एक बूढ़ा डायरेक्टर, रिसर्च संस्थान के 2 मैकेनिक, एक सेल्समैन जो पहले पुलिस अफसर था और एक टैक्सी ड्राइवर जो पहले सैनिक था, उसकी मेहनत से बनाए 2 बड़े और जटिल संगठनों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। इधर जीन ही फैसला करती है कि वो ये काम रेनबो टैक्सी ग्रुप को सौंपेगी। वो स्क्रीन पर नीला बटन चुनती है और पूरा ग्रुप एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। एक अस्पताल में ज़ेनॉन अब मरीज की भूमिका निभा रहा है। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उसका थोड़ा सा बेवकूफ सा चेहरा असली मरीज जैसा लगता है। वो बोर होकर इंतजार की कुर्सी पर अकेला बैठा होता है, तभी एक महिला आती है और उसे ढाढ़स बंधाती है। फिर वो उसे पानी पीने के लिए बुलाती है। वहां एक और खूबसूरत महिला भी होती है। वे उसकी हालत के बारे में पूछती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो वे कहती हैं कि उनके रिश्तेदारों को भी यही बीमारी थी और वे बिना अस्पताल जाए ठीक हो गए। अगले सीन में हमारे आदमी पार्क को उस समूह में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। फोरम में एक महिला अपनी बीमारी के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने इलाज के लिए अस्पताल में बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद वो मुश्किल में पड़ गई और बताती है कि उसकी मुलाकात जूमान से हुई। जूमान ने उससे कहा कि वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद उसे चमत्कार की तरह अपने शरीर में सुधार महसूस हुआ। इसके बाद जूमान मंच पर आता है और जीन के बेटे से बात करता है। वो कहता है, चाहे अभी कितना भी दर्द हो, तुम्हें अस्पताल नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे शरीर में मौजूद दानव किस्मत से लड़ रहा है। जितना ज्यादा दर्द उतना ही ये साबित होता है कि तुम्हारे पास अलौकिक शक्ति है। फिर वो कांच की एक टंकी के सामने जाता है, उसमें एक केमिकल डालता है जिससे पूरा पानी बैंगनी हो जाता है। फिर वो अपना हाथ उसमें डालता है और सबके सामने धीरे धीरे टंकी का बैंगनी रंग खत्म होकर पानी फिर से सामान्य हो जाता है। सभी अनुयायी हैरान रह जाते हैं। जब सब लोग आगे बढ़ते हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर जेनॉन जीन के बेटे से दोस्ती कर लेता है। जब गिनियन कहती है कि उसकी बहन बाहर इंतजार कर रही है तो जीन का बेटा कहता है कि वो चाहता है कि उसकी बहन पार्क गार्डन जाने वाली ट्रेन में उसके साथ रहे।
एक और समारोह में पादरी जुमान लोगों से कहता है कि वे अपनी सारी संपत्ति उसे दे दें क्योंकि उसके अनुसार वो गंदी संपत्ति है। लोग आगे बढ़कर अपनी चीजें एक तैयार बॉक्स में डालने लगते हैं। इसके बाद वो उन्हें एक गिलास पवित्र पानी देकर आशीर्वाद देता है। जब जनॉन की बारी आती है, वो नारा लगाकर पवित्र पानी पीता है और फिर जल्दी से अपनी सीट पर लौट जाता है। जैसे ही वो मुड़कर उसे थूकने वाला होता है, कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जुमान की नजर से कुछ भी नहीं बचता। वो मान लेता है कि उसकी आस्था कमजोर है और उसे बंद कमरे में पश्चाताप के लिए बैठा देता है। समारोह के बाद एक रेस्टोरेंट में जुमान अपना असली चेहरा दिखाता है। वो अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो अपने अनुयायियों के दान के पैसों से अपनी प्रेमिका के लिए तोहफे खरीदता है। उसके सारे शब्द और काम कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। तभी वेटर बिल लाता है और बताता है कि सामने वाली टेबल पर बैठे व्यक्ति ने भुगतान भेजा है। जुमान ये देखने उठता है कि कौन उसे पैसे देने की हिम्मत कर रहा है। वहां पहुंचते ही वो आदमी उसे सावधान रहने को कहता है और बताता है कि उसके सिर पर एक बड़ी आफत है और उसकी उम्र छोटी है। खाना खाने के बाद जैसे ही जुमान बाहर निकलता है, ऊपर से एक बोर्ड गिरता है और उसके सिर पर लगते लगते बच जाता है। ऊपर डूजी को गो यून बताता है कि जो पानी जुमान लोगों को पिलाता है उसमें एक नशे की दवा मिली होती है जो आमतौर पर गंभीर कैंसर के मरीजों को दी जाती है और जिसकी लत लग जाती है। निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान एक प्राचीन वस्तु मिलती है। जुमान वहां पहुंचता है और सारी प्राचीन चीजों को तोड़ देता है। वो कहता है कि इसकी जानकारी सांस्कृतिक विभाग को मत देना क्योंकि उसे डर है कि उसका पार्क कैथेड्रल बनना रुक जाएगा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। जुमान की गाड़ी एक कब्रिस्तान की ओर जाती है और अचानक बंद हो जाती है। फोन का नेटवर्क भी चला जाता है। आसमान में अंधेरा छाया होता है। जुमान एक आदमी को जादूगर के कपड़ों में देखता है और फोन उधार मांगने के लिए उसके पास जाता है। वो आदमी जवाब देता है, तुम अभी मरे नहीं हो। जब वो चेहरा घुमाता है तो जुमान पहचान लेता है कि यही वो आदमी है जो रेस्टोरेंट में उससे मिला था और जिसने अजीब लेकिन सही भविष्यवाणी की थी। चर्च लौटने पर जुमान को बताया जाता है कि एक अनुयायी की अस्पताल जाते समय मौत हो गई। वो इस पर बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसे इसकी आदत हो। पुलिस स्टेशन में वो मरे हुए व्यक्ति के लिए बहुत दुखी होने का नाटक करता है, जबकि मृतक का परिवार उसे नोच डालना चाहता है। वो रोता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे पता है कि मृतक ने चर्च को बीमा की सारी रकम लेने का अधिकार दिया था, तो वो अनजान बनने का नाटक करता है। कुछ आंसुओं और अभिनय से वो सारी बीमा राशि हड़प लेता है। इससे गुस्साए जेनॉन और चॉय उसे पीटने का सोचते हैं, लेकिन सोंग चियोल मना करता है। वो कहता है कि अगर वे उसे मार भी दें तो उसके अनुयायियों का विश्वास और बढ़ जाएगा, इसलिए जरूरी है कि पहले उसके अनुयायियों का भरोसा तोड़ा जाए। घर लौटते समय जुमान गाड़ी चलाते हुए गाना गा रहा होता है। अचानक सड़क के बीच एक कारी परछाई भूत की तरह खड़ी दिखती है। जुमान तेजी से गाड़ी मोड़कर किनारे रोकता है। पीछे देखकर वह बुदबुदाता है, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मुझे ही भ्रम हो रहा है, और फिर चल पड़ता है। तभी उसकी गाड़ी अचानक आगे उछलती है, नियंत्रण खो देती है। सड़क पर इधर उधर लहराती, लगभग बाढ़ से टकराने वाली होती है और फिर रुक जाती है। जुमान को दिल का दौरा पड़ता है और वो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। घर लौटकर वो अचानक दीवार पर अपनी ही अंतिम संस्कार की तस्वीर देखता है। मुड़ते ही उसे पीछे एक भूत नजर आता है। वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे उसकी प्रेमिका कमरे से बाहर दौड़ आती है। अगली सुबह जुमान डॉक्टर के पास जाता है और सारी जांच सामान्य आती है। वो सबसे महंगा टॉनिक का इंजेक्शन लगवाता है और चला जाता है। रास्ते में बीती घटनाओं को याद करते हुए जुमान फिर से उस रहस्यमयी जादूगर के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो हमेशा की तरह उसे कुछ रहस्यमयी और असमझ बातें बताता है। इधर जिन्ही के घर दो गुंडे पैसे मांगने आते हैं। वो पैसा उसकी बहन ने उनसे उधार लिया था। जिन्ही पहले ही चुका चुकी होती है, फिर भी वे ज्यादा ब्याज के साथ और पैसे मांगते हैं। दो कमजोर लड़कियों को देखकर वे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गो यून के कुछ ही घूंटे पड़ते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसे पुलिस समझकर वे डर के मारे भाग जाते हैं। उधर जुमान अपने शिष्यों को आदेश देता है कि उस रहस्यमयी जादूगर को उठा लाओ। जब उसकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो वो फिर से रहस्यमयी और कठिन शब्द बोलता है। वो कहता है कि जुमान ने ऐसी चीज छू ली है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था, इसलिए अब उसके साथ बुरा होगा। कोई काली टोपी पहने व्यक्ति हमेशा उसके पीछे पीछे रहता है। ये सोचकर कि जादूगर उसे डरा रहा है, जुमान गोल्फ क्लब उठाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ जाती है। अंधेरे में उसे काली टोपी वाले आदमी का चेहरा अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो इतना डर जाता है कि जमीन पर गिर जाता है। तभी जादूगर उससे कहता है कि उसे खोल दे। खोलने के बाद वो एक तावीज निकालता है और उसे दरवाजे पर चिपका देता है।
और लाइट वापस आ जाती है। जादूगर कहता है कि उसने किसी चीज को छेड़ दिया है, इसलिए भूत उसका पीछा करता रहता है। ये याद करके कि उसने क्या किया था, जुमान जादूगर को उस जगह ले जाता है। वहाँ उन्हें एक पेंटिंग भी मिलती है जो बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसी दिखती है जो पिछले कुछ दिनों से जुमान को परेशान कर रहा था। इस बार उसे मानना ही पड़ता है। जुमान जल्दी से जादूगर से तावीज मांगता है। जादूगर उसे 3 तावीज देता है और कहता है कि उन्हें 3 जगह चिपकाना होगा। साथ ही सलाह देता है कि 3 दिनों तक वो पैसे न कमाए ताकि उसके अनुयायियों को उसके काम का पता न चले। हर जगह वो तावीज चिपकाता है, उसे ढकने की कोशिश करता है। इलाज की बैठक में मरीज को चुपचाप बैठकर उससे मार खाना होता है, इस विश्वास के साथ कि जितना ज्यादा मारा जाएगा उतनी जल्दी ठीक होगा। ये देखकर कि जुमान में अभी भी कोई बदलाव नहीं है, डूजी प्लान बी पर जाने का फैसला करता है। चर्च में जुमान एक नए अनुष्ठान की तैयारी करता है। वही पुराना तरीका, पानी में स्याही डालना। वो उपदेश देना भी शुरू नहीं कर पाता कि पीछे देखता है तो पूरी पेंटिंग से स्याही बह रही होती है और उसकी शर्ट पर फैल जाती है। वो तुरंत समारोह बंद करने का आदेश देता है। जब वो जादूगर को बुलाने जाता है तो देखता है कि जुमान ने तावीज गलत तरीके से चिपकाए थे। वो उसके पैसे लौटा देता है और चला जाता है। बहुत डरकर जुमान जादूगर के पास जाकर उससे भीख मांगता है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। तभी अचानक घर अंधेरा हो जाता है और हिलने लगता है। जादूगर उसे जल्दी भागने को कहता है। दूसरे कमरे से झांकने पर वो देखता है कि जादूगर अजीब तरह से कसरत कर रहा है, जैसे उस पर किसी का साया हो। वो आवाज देता है। पता चलता है कि वो भूत जुमान की माँ है। जब वो उसके बचपन की सारी पसंदें सही सही बता देती है तो उसे मानना ही पड़ता है। वो उसे ये बताने आई है कि वो किस दिन मरेगा और वो दिन दूर नहीं है। डर के मारे जुमान घुटनों पर बैठकर जादूगर से अपनी जान बचाने की भीख मांगता है और वादा करता है कि वो उसकी हर बात मानेगा। आखिर दया आकर जादूगर उसके लिए एक अनुष्ठान करने को मान जाता है। वो कहता है कि तैयारी के दौरान उसे किसी से भी पैसे नहीं लेने हैं, चाहे वो अनुष्ठान ही क्यों न कर रहा हो। वो उसे एक तावीज देता है जिसे उसे गले में पहनना है और पैसा जमा नहीं करना है। जुमान बिना पैसे लिए अपने अनुयायियों से दूर रहता है, अपनी रखेल से मिले गहने इकट्ठा करता है और तिजोरी का सारा पैसा निकालकर जादूगर को दे देता है। जुमान के लिए अनुष्ठान करते समय डूजी को खबर मिलती है कि जिनसन जुमान के चर्च में बेहोश हो गई है। गुस्से में वो उसके पास जाता है और सब अनुयायियों के सामने उसी तरह उससे भूत प्रेत उतारने का नाटक करता है जैसा जुमान पहले करता था। जुमान की रखेल खड़ी होकर घोषणा करती है कि अब वो अनुयायियों को पार्क गार्डन ले जाएगी और उसकी जगह लेगी। हालांकि जुमान को एक दिन पहले बहुत मारा गया था, फिर भी वो अपनी ताकत वापस पाने के लिए उठता है और जब वो अपनी रखेल को जादूगर का अपमान करते देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। दोनों नीचे जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जेनिन बटन दबाता है। तुरंत चर्च की बड़ी स्क्रीन पर जुमान के अस्पताल में जांच कराने के सीन, फिर उसकी रखेल से बातें और उसका धर्म में विश्वास न होना और फिर उसके नकली अनुष्ठान दिखाए जाते हैं। अब अनुयायियों को जुमान की असली सच्चाई पता चल जाती है। जिम्मेदारी से डरकर उसकी रखेल भी उसी पर दोष डाल देती है। अनुयायी अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग चीजें तोड़ते हैं और उस पर हमला करते हैं, बाकी चले जाते हैं। जो कुछ उसने बनाया था वो पल भर में टूट जाता है। गेट के बाहर जिन्ही और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं। सच्चाई जानकर बड़ी बहन दौड़कर आती है, छोटी बहन को गले लगाती है और रोने लगती है। दोनों बहनें फिर से शांति भरी जिंदगी में लौट जाती हैं। दूर समुद्र किनारे डूजी की जानी पहचानी टैक्सी खड़ी है। वो बहनों को खुश देखकर मुस्कुराता है। ठग का क्या हुआ? जुमान और उसकी रखेल जादूगर के कहने पर टैक्सी लेकर बंदरगाह जाते हैं और एक कंटेनर में घुसते हैं। अंदर जाने पर दरवाजा बंद करने वाला वही भूत होता है जो उसे परेशान कर रहा था। फिर कंटेनर को फोकलिफ्ट से उठाकर मालवाहक जहाज पर रख दिया जाता है। डर के मारे जुमान जादूगर को फोन करता है। जवाब मिलता है, जादूगर क्या, मेरी तो कोई परवाह नहीं, अच्छी यात्रा करो। फिर वो गाड़ी में बैठकर लौट जाता है। गाड़ी में वही परिचित आवाज आती है कि मिशन पूरा हुआ। एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय सोंग चियोल अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है। वो दोस्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर होता है। वो सोंग चियोल को विदेश से आया एक पार्सल देता है जिस पर साफ लिखा होता है कि ये सोंग चियोल के नाम भेजा गया है। वो शिकायत करता है कि भेजने वाले ने ये पार्सल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में क्यों भेजा। खाना खाते हुए वो रियल एस्टेट ब्रोकर पिलोंग के बारे में बात करता है। पिलोंग ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। उसके बाद वो सबवे स्टेशन पर
पर बेकार सा जीवन जी रहा था और फिर अचानक पहाड़ों में आत्महत्या कर ली। उसे शक होता है कि इस मामले में किसी ने दखल दिया है और वो इशारों में कहता है कि वो चाहता है सोंग चियोल इस मामले को यहीं रोक दे। खाने के बाद सोंग चियोल वो पार्सल डूजी को देखने के लिए देता है। ये एक केस फाइल होती है। सोंग चियोल चाहता है कि डूजी इसे सबसे पहले देखे क्योंकि वो उस घटना की जगह पर मौजूद था। एक शाम अपार्टमेंट की छत पर डूजी रात का नजारा देखते हुए खड़ा होता है। तभी हाजुन वहां आता है। वो तुरंत डूजी के अपार्टमेंट के ठीक नीचे वाला फ्लोर किराए पर ले लेता है। हाजुन डूजी से सलाह लेने आता है। वो बताता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति से उसका कोई झगड़ा नहीं है और वे एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इसलिए हाजुन सोचता है कि वो उस व्यक्ति से दोस्ती करेगा ताकि असली वजह जान सके। बिना ज्यादा सोचे डूजी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ऐसा इंसान हमेशा छोटे लोगों को मारता पीटता है। ये देखकर हाजुन डूजी से बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है। घर के अंदर जाते ही हाजुन डूजी की मेज पर रखी ढेर सारी तस्वीरें देखता है। तभी डूजी अंदर आता है और कहता है, हाजुन तुम बाथरूम में बहुत देर से हो। फिर वो बात बदल देता है और जाने की अनुमति मांगता है। अगली सुबह टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में रहते हुए हाजुन ह्यांजो को लेने आता है। कार में बैठकर हाजुन ह्यांजो को बताता है कि गो युन की तरफ से डूजी को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी गई है और रेनबो टैक्सी ग्रुप का लक्ष्य उसे ढूंढ निकालना है। तो फिर ह्यांजो ने उसे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? तभी टैक्सी ह्यांजो की काम की जगह पहुंचती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो पुलिस का चीफ होता है। ह्यांजो कार से उतरकर अपने ऑफिस में चला जाता है। कार में बैठा हुआ हाजुन कुछ असंतुष्ट सा महसूस करता है। वो कार का दरवाजा खोलता है और सीधे ह्यांजो के कमरे में उसके पीछे चला जाता है। वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसकी आंख के पास पेन रखकर कहता है, अगर भविष्य में मेरे बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे तुरंत बताना, समझे? एक और सीन में एक ग्राहक को छोड़ने के बाद जैसे ही डूजी जाने वाला होता है, एक छोटी लड़की आती है और उससे कहती है कि वो उसे अस्पताल ले चले। रास्ते में डूजी सड़क के दूसरी ओर एक सीन देखता है। एक आदमी दोनों तरफ नारे लिखी तख्तियां लटकाए हुए और लाउडस्पीकर के साथ अस्पताल के सामने खड़ा होता है। वो अस्पताल के डायरेक्टर की कार का इंतजार कर रहा होता है और आते ही विरोध शुरू कर देता है ताकि डायरेक्टर को पद से हटने पर मजबूर किया जा सके। बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी बीमार थी और उसी अस्पताल के डायरेक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। उसने केस किया, लेकिन अदालत ने अस्पताल डायरेक्टर को निर्दोष ठहरा दिया। इस फैसले से संतुष्ट न होकर वो आदमी रोज अस्पताल के सामने आता है और डायरेक्टर के आने का इंतजार कर विरोध करता रहता है। लेकिन ये सब उसकी अकेली कोशिश होती है क्योंकि कोई उसकी बात नहीं सुनता। थक कर और निराश होकर वो आदमी एक पार्क में पहुंचता है और संयोग से रेनबो टैक्सी ग्रुप का एक पर्चा देखता है। इसी बीच सोंग चियोल के कमरे में फिर से फोन बजता है। वहीं हाजुन ह्यांजो को फोन करता है और उससे उस पार्सल के पाने वाले व्यक्ति के नाम की जांच करने को कहता है। ड्राइवर डूजी को उस दुखी आदमी को लेने भेजा जाता है। कार में बैठते ही उसकी कहानी धीरे धीरे सामने आती है। अस्पताल में एक पिता अपनी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हिम्मत देता है। वो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑपरेशन खुद डायरेक्टर करने वाली हैं। वो बहुत मशहूर हैं और उनकी काबिलियत बहुत ऊंची है। डायरेक्टर खुद भी आकर पिता को भरोसा दिलाती हैं। कुछ देर इंतजार के बाद बेटी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। अस्पताल डायरेक्टर कहती हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है और सब ठीक है। अब इसे रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा और होश आने का इंतजार किया जाएगा। लेकिन उसकी बेटी फिर कभी होश में नहीं आती। गहरे सदमे में वो पिता अस्पताल डायरेक्टर से साफ वजह पूछने जाता है, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाती। अदालत में सारे सबूत अस्पताल डायरेक्टर के पक्ष में होते हैं। कोर्ट फैसला देती है कि यह सिर्फ एक अनपेक्षित मेडिकल हादसा था। ऑपरेशन थिएटर का वीडियो जिसकी उसने मांग की थी तय समय के बाद मिटा दिया जाता है, इसलिए डायरेक्टर पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। पूरे ग्रुप की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए अब एक ही रास्ता बचता है, अस्पताल डायरेक्टर से ही शुरुआत करना। गो युन की तरफ से उसकी सारी जानकारी तुरंत अपडेट कर दी जाती है। वो एक बेहद स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, एक इंश्योरेंस कंपनी में एक्सीडेंट कमिश्नर है और वीकेंड पर गरीब और अकेले बुजुर्ग लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल जांच भी करती है। जब वो दूसरे इलाके में बुजुर्गों की मेडिकल जांच देने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे इंटरव्यू के लिए फोन कॉल आता है। वापस लौटने की बहुत जल्दी होने की वजह से वो डूजी की सही टैक्सी ले लेती है। कार में बैठकर ही वो फोन इंटरव्यू देती है और उसे रेडियो पर लाइव प्रसारित किया जाता है। डूजी जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करता है और अस्पताल के गेट पर एक दिन पहले हुई घटना को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अपने काम के दौरान अस्पताल की डायरेक्टर मरीजों और स्टाफ दोनों के लिए मेहनती और मिलनसार साबित होती है। सोंग चियोल और उसके साथी अस्पताल डायरेक्टर की कोई भी गलती
गलती नहीं ढूंढ पाते। वेंडिंग मशीन से कॉफी खरीदते समय डूजी की अचानक एक वकील से मुलाकात होती है। वो केस फाइल देखकर डूजी को एक अजीब बात बताता है कि गलती डॉक्टर की है, लेकिन क्योंकि सारे रिकॉर्ड अस्पताल के पास होते हैं, उन्हें बाहर देना आसान नहीं है। इसके अलावा उस आदमी की शुरुआत से कोई भी पैरवी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक मजदूर था और लोगों को खुश करने वाली भाषा में बात नहीं करता था। वकील से विदा लेने के बाद डूजी उस संस्थान में उस आदमी को ढूंढने जाता है, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। वो बस लेकर अपनी बेटी की पसंद की फिश केक खरीदने जाता है और फिर संस्थान में कांच के बाहर से कोमा में पड़ी अपनी बेटी को देखने जाता है। गो युन संस्थान में घुसपैठ करती है। वो अस्पताल की सफाई करने वाली महिला का भेष बनाती है और सफलतापूर्वक अस्पताल के कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर लेती है। वापस आकर गो युन उस डेटा का विश्लेषण करती है ताकि अस्पताल डायरेक्टर के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन उसमें कुछ भी दर्ज नहीं होता। दूसरी ओर डूजी फैसला करता है कि वो एक बार फिर से उस जगह में घुसेगा जहां हाथ से लिखे गए रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वहां उसे सुन का मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन उसे बहुत ही स्वाभाविक तरीके से जानबूझकर नष्ट कर दिया गया होता है। जाहिर है उसमें कोई भी जानकारी देखी नहीं जा सकती। हिम्मत न हारते हुए डूजी ऑपरेशन थिएटर में जाकर जांच करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, कैमरे का अलार्म जोर से बज उठता है। अस्पताल डायरेक्टर और स्टाफ तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। भागने का समय न मिलने पर डूजी एक अलमारी में छिप जाता है। अस्पताल डायरेक्टर वहां मौजूद डॉक्टरों को इकट्ठा करके उनके सामान की जांच करती है ताकि कैमरा ढूंढ सके। जैसे ही वो उस अलमारी को खोलने वाली होती है जिसमें डूजी छिपा है, बाहर फिर से अलार्म बज जाता है। वो जांच करने के लिए बाहर दौड़ती है और डूजी इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। बाद में वो उस आदमी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने सबूत ढूंढने के लिए ऑपरेशन थिएटर में कैमरा ले गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया और अवैध घुसपैठ के लिए उसे प्रोबेशन की सजा मिली। कैमरा पकड़ने वाला उपकरण बहुत महंगा होता है और दूर से ही कैमरे का पता लगा लेता है। जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। इतना सतर्क होना इस बात का सबूत है कि अस्पताल डायरेक्टर कुछ न कुछ छिपा रही है। डूजी तय करता है कि वो दोबारा ऑपरेशन थिएटर जाएगा, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वो मरीज बनकर सर्जरी करवाने जाएगा और कैमरे को और ज्यादा सावधानी से तैयार किया जाता है। उसकी गर्दन में चोट दिखाकर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। नर्स एनेस्थीसिया की तैयारी करती है। डूजी की आंखों से चश्मा हटा दिया जाता है और गो युन कैमरा चालू कर देती है। तुरंत फिर से अलार्म बज उठता है। वे समझते हैं कि ये खराब क्वालिटी कैमरे की वजह से है। डॉक्टर जल्दी से अलार्म बंद कर देता है और चुपचाप अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। डूजी का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तय किया गया डॉक्टर नहीं होता, बल्कि एक रहस्यमय व्यक्ति डॉक्टर गोंग अंदर आता है और दूसरा डॉक्टर बाहर चला जाता है। जैसे ही नया डॉक्टर चाकू उठाकर ऑपरेशन की तैयारी करता है, एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि गलत व्यक्ति का ऑपरेशन किया जा रहा है और सर्जरी रोक दी जाती है। कैमरे की मदद से गो युन ये भी जान लेती है कि ऑपरेशन थिएटर का नक्शा डिजाइन से अलग है और डॉक्टर गोंग के अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता। डॉक्टर गोंग का पीछा करते हुए डूजी को पता चलता है कि वो नेशनल मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी में काम करता है। जैसे ही वो बैठता है, डॉक्टर गोंग को एक फोन कॉल आता है और वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। ये मौका देखकर डूजी उसके कमरे में घुसकर जानकारी खोजता है। डॉक्टर गोंग विभाग का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी असली विशेषज्ञता डॉक्टर की नहीं होती। उसकी मेज पर रखे कैलेंडर में सर्जरी के पूरे शेड्यूल लिखे होते हैं। उसे देखकर साफ हो जाता है कि वही सबसे ज्यादा ऑपरेशन करता है और अब सारी बातें लगभग साफ हो जाती हैं। गोंग सिर्फ एक बिजनेस मैनेजर है, लेकिन वो कई डॉक्टरों की जगह ऑपरेशन करता रहा है। उसे काम पर रखना अच्छे डॉक्टरों के रखने से कहीं सस्ता पड़ता है। गो युन को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि अस्पताल डायरेक्टर ने 4 साल पहले अपना नाम बदलकर योंग सुक रख लिया था। पहले वो एक प्राइवेट अस्पताल चलाती थी और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई थी। एक शानदार रेस्टोरेंट में योंग सुक गोंग को बुलाती है। वो उससे कहती है कि समय की तैयारी कर ले, क्योंकि अगले दिन 7 केस ऐसे होंगे जिनकी सर्जरी करनी है। जाने से पहले वो वादा करती है कि जो नया अस्पताल वो बनाएगी उसमें गोंग को वाइस प्रेसिडेंट का पद देगी। इसके साथ ही वो गोंग को ये याद दिलाना भी नहीं भूलती कि 2 और वाइन की बोतलों का भुगतान उसे ही करना है। पता चलता है कि यही वजह है कि गो युन को अपनी क्रेडिट कार्ड पर शराब के भुगतान का पैसा
ऐसा नहीं मिल रहा था। पक्के सबूत मिलने के बाद वे एक योजना पर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानबूझकर कार उस ड्राइवर की कार के साइड मिरर से टकराई जाती है जो गोंग को लेकर जा रहा होता है, ताकि वो पीछा करने पर मजबूर हो जाए। फिर डूजी उस कार में बैठ जाता है और कार वापस ले ली जाती है। जब डूजी जल्दी ही मरीज के बारे में पूछता है तो वो आदमी दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन खास तौर पर बनाई गई सीट बेल्ट उसे सीट पर कसकर बांध देती है। डूजी उसे ऑपरेशन रूम में लिया गया वीडियो दिखाता रहता है और उसे मजबूर करता है कि वो उस दिन सून के साथ क्या हुआ था ये पूरी कहानी बताए। ऑपरेशन के दौरान सून का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत गिर जाता है और खून बहना रुकता नहीं है। गोंग जल्दी से अस्पताल की डायरेक्टर को फोन करता है। वो आती है, खून को चूस कर निकालती है और सिलाई कर देती है। इसके बाद योंग सुक गोंग को अपने निजी कमरे में बुलाती है, एक गिलास शराब डालती है, उसे देती है और कहती है कि इस घटना को भूल जाओ और इसे एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट मान लो। कहानी का अहम हिस्सा सामने आ चुका होता है, लेकिन डूजी अभी भी अस्पताल में रुककर अस्पताल की डायरेक्टर के असली मकसद को जानना चाहता है। गलियारे में चलते हुए सोचते समय हाजुन थोड़ा हैरान होकर दौड़ता हुआ आता है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हाजुन कहता है कि वो अस्पताल में भर्ती एक जान पहचान वाले से मिलने आया था और ये कहकर चला जाता है। डूजी अचानक कुछ याद करता है। वो मरीजों के परिवार के वेटिंग रूम में जाता है। क्या ये अजीब नहीं है कि सातों सर्जरी में एक भी परिवार का सदस्य बाहर इंतजार नहीं कर रहा? पता चलता है कि अकेले बुजुर्गों के लिए जो मुफ्त मेडिकल जांच होती है उसके पीछे एक वजह है। वे मेडिकल लाभ प्राप्त करने के योग्य लोग होते हैं। योंग सुक जानबूझकर उनकी बीमारी को ज्यादा गंभीर दिखाती है ताकि उन्हें सर्जरी करानी पड़े और वो बीमा से पैसा ले सके। और क्योंकि वे अकेले बुजुर्ग होते हैं वो खुद ही उनकी गार्जियन बन जाती है और अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई शक नहीं करता। गोल्फ कोर्स में क्योंकि गोंग ने ऑपरेशन करना छोड़ दिया है, योंग सुक एक दूसरी मेडिकल उपकरण सप्लाई कंपनी से संपर्क करती है। वो बिजनेस मैनेजर को सुझाव देती है कि वो ऑनलाइन सर्जरी कोर्स करे, फिर वो अस्पताल में उसकी स्किल बेहतर करने में मदद करेगी। एक बुजुर्ग मरीज की जांच करने के बाद ये समझकर कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, योंग सुक प्रशासन विभाग के प्रमुख को फोन करती है और कहती है कि अगर बुजुर्ग की मौत हो जाए तो पुलिस को फोन करके कहना कि उसकी मौत उम्र और पुरानी बीमारी की वजह से हुई है। डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद वेलफेयर डिपार्टमेंट से संपर्क करके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो और सारे नर्सिंग रिकॉर्ड नष्ट कर दो। रिकॉर्ड स्टोरेज रूम में हमेशा की तरह प्रशासन विभाग का प्रमुख मरीज की मेडिकल फाइल नष्ट करने के लिए लाता है। वो डाल ही रहा होता है कि बिजली चली जाती है। तभी एक रहस्यमय अजनबी अंदर आता है। डर के मारे वो जल्दी से मदद के लिए फोन करता है, लेकिन इस समय उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अस्पताल के कमरे में सोंग चियोल को एक फोन आता है। आवाज कहती है कि आज रात योंग सुक को सबसे मशहूर बनाना है, तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? योंग सुक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अभी अभी अपनी किताब लॉन्च की होती है और उसे अपने फैंस को देने के लिए रजिस्टर कराया होता है। किताब के परिचय की तैयारी के दौरान एंकर उसकी एक और नेक काम की घोषणा करता है। बताया जाता है कि योंग सुक ने इस साल अस्पताल के सारे मुनाफे को पूरे देश के अकेले बुजुर्गों की भलाई के लिए दान करने का समझौता किया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और जल्दी से अंदर जाकर अपने स्टाफ को फोन करके इस बारे में पूछती है। स्टाफ पुष्टि करता है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होती। जांच संस्था अस्पताल में आती है और डिस्पोजेबल सुइयों को दोबारा इस्तेमाल करने के सबूत इकट्ठा करती है। जब वो अभी भी इनकार कर रही होती है तभी उन्हें सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद वो साइकोट्रोपिक दवाओं के स्टोरेज की जांच करते हैं और कैबिनेट खोलने पर वो खाली निकलती है। ये मानने से इनकार करते हुए कि उसे फंसाया गया है, योंग सुक कैमरे खोलकर देखने की मांग करती है कि ये किसने किया, लेकिन इस बार वही उसके साथ होता है जो वो दूसरों के साथ करती आई है। पहले के उसके आदेश पर कैमरों का सारा रिकॉर्ड डिलीट किया जा चुका होता है। इसके बाद पुलिस भी हिसाब किताब करने के लिए उसे पकड़ने आती है। पता चलता है कि पिछली रात गोंग को डूजी पुलिस स्टेशन ले गया था, जहां उसने सब कुछ कबूल कर लिया और रिपोर्ट कर दी। जैसा कि होता है, मशहूर लोगों की खबरें तुरंत मीडिया और टीवी पर आ जाती हैं। योंग सुक की जांच की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उसकी सारी चालाकियां सामने आ जाती हैं। अदालत में पिता के केस को दोबारा सुनने का आदेश भी दिया जाता है। उसका अस्पताल बंद कर दिया जाता है। ऑपरेशन रूम में योंग सुक फिर से अपना नाम बदलने की योजना बना रही होती है कि तभी अलार्म बजता है। डूजी अंदर आता है और उसे एहसास कराता है कि ऑपरेशन टेबल पर लेटने का कैसा अनुभव होता है जब ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति मेडिकल ज्ञान नहीं रखता।
उधर पिता और बेटी को किसी चमत्कार की तरह इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है। लड़की को होश आता है और वो खुद को अपने पिता के साथ सरकंडों से भरे खेत में चलते हुए देखती है। अपने घर में हाजुन ह्यांजो को फोन करता है और उसे कार्रवाई करने को कहता है। केंद्र में उन्हें कई अजीब संकेत मिलते हैं और सभी एक दूसरे के सिग्नल खो देते हैं। सड़क पर एक जोरदार धमाका होता है। जाना पहचाना काला टैक्सी हवा में उछलता है, पलटता है और आग की लपटों में जल जाता है। शवगृह में सब लोग डूजी को अलविदा कहते हुए बहुत दुखी होते हैं। लगता है कि वे अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि उन्होंने एक दोस्त और साथी को इतनी आसानी से खो दिया। हाजुन भी श्रद्धांजलि देने आता है और उसके चेहरे पर ठंडी संतुष्टि झलकती है। अपने घर में हाजुन ह्यांजो से बात करता है। वो अब भी संतुष्ट नहीं है कि ह्यांजो ने डूजी की कार में बम लगाने के लिए लोगों को भेजा था। हाजुन उससे ये भी कहता है कि जो लोग डूजी को श्रद्धांजलि देने आए थे उनकी सूची मंगवाओ ताकि सब कुछ एक साथ खत्म किया जा सके। वो ह्यांजो को ये भी याद दिलाता है कि शक से बचने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करना। पहचाने हुए ठिकाने पर गो युन, चीफ चोई और पार्क पहुंचते हैं। फिर सॉन्ग चियोल भी आता है। वे सब किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आती है। जानी पहचानी कार का नंबर 5283 दिखाई देता है और सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। अब चलिए विस्फोट वाले दिन पर वापस चलते हैं। जब डूजी को एहसास होता है कि उसका सेंटर से सिग्नल कट गया है, तभी वो देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। इससे उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। डूजी तुरंत एक सुनसान सड़क की ओर तेज मोड़ लेता है, कार का दरवाजा खोलता है और बाहर कूद जाता है। कार अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रहती है और फिर विस्फोट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ड्रोन की मदद से ये पता चला कि कार में विस्फोटक लगाए गए थे और जो व्यक्ति ये विस्फोटक लगा कर गया था वो कोई बहुत करीबी इंसान ही हो सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को उनसे बहुत नफरत भी थी। लेकिन उस व्यक्ति को सामने लाने के लिए डूजी की टीम एक योजना बनाती है और उसी के तहत डूजी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में कई बिना बुलाए मेहमान आते हैं और वे सेंटर से डूजी की निगरानी से बच नहीं पाते। सभी मेहमानों पर कड़ी नजर रखी जाती है। जहां कैमरे नहीं पहुंच पाते वहां गो युन मदद करती है। वो एक आदमी को कार में बैठे हुए देखती है जिसने काली अंगूठी पहनी होती है। गो युन उसका पीछा करती है और वो आदमी एक होटल तक जाता है। होटल के अंदर हाजुन और ह्यांजो बैठे बात कर रहे होते हैं। ह्यांजो कहता है कि उसने अंतिम संस्कार की निगरानी पूरी कर ली है, लेकिन हाजुन को फिर भी बेचैनी महसूस होती है। तभी कुछ लोग अंदर आते हैं जो एसोसिएशन के नेता होते हैं और हाजुन और ह्यांजो दोनों उसी संगठन के सदस्य होते हैं। अब वर्तमान में लौटते हैं। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो गो युन सभी को अंतिम संस्कार में आए लोगों की जानकारी देती है। ये सभी लोग एक सर्विस कंपनी से जुड़े होते हैं जिसका नाम ब्लैक सन है, जो किंग नाम का एक मशहूर नाइट क्लब है। इसके अलावा सॉन्ग चियोल सबको हाजुन का इस्तीफा पत्र भी दिखाता है। वो पूरी कड़ी जोड़ता है जब हाजुन ने गलती से सुरंग में जाने का रास्ता खोज लिया था, वहां से लेकर सभी सदस्यों की तस्वीरें लेने तक। फिर उसने नौकरी के आवेदन में लिखी पुरानी नौकरियों की गुप्त जांच की, लेकिन वहां कोई भी नहीं जानता कि हाजुन कौन है। इससे अपराधी साफ हो जाता है और अब उसे पकड़ने का समय आ जाता है। ब्लैक सन नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर जेनन और चोई सुरक्षा गार्डों का ध्यान भटकाते हैं ताकि डूजी अंदर घुस सके। अंदर जाते ही वो देखता है कि दो सुरक्षा गार्ड एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे हैं और उसे मारने वाले हैं। डूजी तुरंत बीच में कूद पड़ता है। वे दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जिसे पीटा जा रहा था वो डूजी को धन्यवाद देने के बजाय उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने उसका काम खराब कर दिया। इस तरह ये घुसपैठ नाकाम हो जाती है। इसके बाद डूजी फिर से तरीका बदलता है। इस बार डूजी एक स्टाइलिश और हैंडसम आदमी बनकर मुख्य द्वार से अंदर जाता है। वहां एक होस्टेस उसका स्वागत करती है और उसे उसकी सीट तक ले जाती है। ये जगह वाकई शानदार एंटरटेनमेंट की है और यहाँ की कीमतें भी काफी ज्यादा है। यहाँ डूजी उन दो लोगों को पहचान लेता है जो अंतिम संस्कार में आए थे। जब उसके साथ बैठी लड़की ग्राहकों का स्वागत करने बाहर जाती है तो डूजी उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन ऊपर जाते ही सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि ये वीआईपी इलाका होता है और आम ग्राहकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं होती। क्या इतनी दूर आकर भी वो अंदर नहीं जा पाएगा? तभी डूजी के दिमाग में एक साहसी विचार आता है। वो आत्मविश्वास से एक वीआईपी कमरे में सीधे चला जाता है, दरवाजा खोलता है और जानबूझकर जोर से कहता है ताकि सुरक्षा गार्ड सुन लें कि वो और अंदर बैठा वीआईपी आदमी पुराने दोस्त हैं और बहुत समय बाद मिले हैं। उस वीआईपी आदमी को याद नहीं आता कि डूजी कौन है, लेकिन क्योंकि डूजी उसकी पसंद की बातें सही सही बता देता है, वो खुशी से उसे अंदर बुला लेता है।
जब सब लोग खेल में व्यस्त होते हैं तो डूजी बाहर गलियारे में जाकर हालात पर नजर रखता है। वो देखता है कि कुछ किशोरों को भी नाइट क्लब में अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके बाद वो अगले कमरे की टोह लेने जाता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बाथरूम में छिप जाता है। डूजी सुरक्षा गार्डों के टीम लीडर को आदेश देते हुए सुनता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि उस रिपोर्टर को हाथ न लगाएं जिसे पिछली बार डूजी ने बचाया था। तभी एक लड़की कमरे में आती है और बाथरूम का दरवाजा खोलने वाली होती है। ऐसी हालत में डूजी के पास बाहर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो गलत कमरे में आ गया है, लेकिन मैनेजर को शक हो जाता है कि वही आदमी है जिसने पुलिस को सूचना दी थी। वो दिए गए नंबर पर कॉल करने के लिए फोन निकालता है और अनजाने में डूजी भी अपना फोन निकालकर कॉल उठा लेता है। इसी से वो पकड़ा जाता है। असल में जब किसी ने नाइट क्लब में किशोरों के होने की शिकायत की थी तो पुलिस की गाड़ी दरवाजे तक आई थी, लेकिन अंदर नहीं गई। उल्टा उन्होंने कॉल करने वाले का नंबर सुरक्षा टीम के लीडर को दे दिया था, इसलिए उसके पास डूजी का नंबर होता है। इसके बाद डूजी की पिटाई होती है और उसे नाइट क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास सुरक्षा टीम का लीडर पुलिस से कुछ फुसफुसाकर बात करता है। फिर वो आगे आकर डूजी को कारोबार में रुकावट डालने के आरोप में हथकड़ी लगा देता है। उधर सोंग चियोल अपने एक दोस्त से मिलता है जो विस्फोटकों का विश्लेषण करने का विशेषज्ञ होता है। वो दोस्त बताता है कि डूजी की कार में जो विस्फोटक लगाया गया था वो C4 था, जो आतंकवाद विरोधी कामों में इस्तेमाल होता है और इसका नियंत्रण पुलिस के पास होता है। पुलिस स्टेशन में डूजी से पूछताछ की जाती है। जब वो पूछता है कि नाइट क्लब में किशोरों के जाने के मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो पुलिस अधिकारी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद वो झूठा आरोप लगाता है कि डूजी ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। एक फोन कॉल के बाद वही अधिकारी डूजी पर नाइट क्लब की एक कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न का नया आरोप लगाकर उसे सीधे जेल की कोठरी में बंद कर देता है। इधर गो युन ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि पुलिस में डूजी पर आरोप किसने लगाया। तभी वो एक कार देखती है। वो अभी सोच ही रही होती है कि वो आदमी पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है, तभी वो अंदर जाता है। ये वही रिपोर्टर होता है जिसे पिछली बार डूजी ने बचाया था। अंदर उसने पुलिस से क्या बात की ये साफ नहीं होता, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद डूजी और वो रिपोर्टर बाहर आते हैं। बाहर वो डूजी से कहता है, क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? पिछली बार भी मैंने तुम्हें धन्यवाद कहते नहीं सुना था। डूजी के पास से गुजरते हुए वो एक USB आगे बढ़ाता है और कहता है, अगर ये चाहिए तो मुझे बियर पिलाओ। बियर की दुकान पर पता चलता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि डूजी बेगुनाह है। इसी वजह से डूजी को रिहा कर दिया जाता है। वो रिपोर्टर डूजी को ये भी सलाह देता है कि वो दोबारा उस जगह न जाए क्योंकि वहाँ की ताकत बहुत ज्यादा है। सोंग चियोल के ऑफिस में वापस आकर सब लोग अब भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, इसलिए वो एक बार फिर उस नाइट क्लब में घुसने की योजना बनाते हैं। एक जिम में डूजी जिम जाने वाले की भूमिका में होता है। वहीं नाइट क्लब का मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने आता है और उसकी नजर डूजी पर पड़ती है। नाइट क्लब में पहुंचकर मैनेजर सिक्योरिटी टीम लीडर को बुलाता है और उससे कहता है कि वो नए आदमी को ले ले, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी मैनेजर डूजी को पहचान लेता है क्योंकि पिछली बार उसी ने पुलिस को फोन किया था। वो गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन मैनेजर उसे रोक लेता है। डूजी से सही और समझाने वाला जवाब सुनने के बाद मैनेजर ये भी कहता है कि अगली बार क्लब में नाबालिग लोग दिखें तो पहले पुलिस को रिपोर्ट मत करना, बल्कि मुझे बताना। इसके बाद सिक्योरिटी टीम लीडर सबको बाहर ले जाता है और हर किसी को नियम और उसका काम समझाता है। काम के दौरान मिक्योंग भी वहां आती है और वो डूजी को पहचान लेती है। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन डूजी को अब तक कोई शक वाली बात नहीं मिलती। काम में थोड़ी शांति होने पर डूजी बाहर सड़क पर जाकर गॉन से और जानकारी लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान टीम लीडर शक से बचने के लिए नाटक करता है। वो गुस्से का दिखावा करते हुए पार्क और चोए को डांटता है और लात मारकर बाहर निकाल देता है और उन्हें वहां सामान बेचने से मना कर देता है। इसके बाद वो डूजी से पूछता है कि क्या वो मिक्योंग को जानता है और उसने उसका नंबर क्यों चुना। तभी वो डूजी को वापस नाइट क्लब के अंदर ले जाता है। यहाँ डूजी को वाइन नंबर 9 की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि उसे कोई चुरा या तोड़ न सके। उसी समय एक कमरे में मिक्योंग किसी को फोन कर रही होती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड डूजी को बाहर बुलाकर उसे धमकाता है। इसके बाद डूजी अपना नंबर बदलकर दोबारा कमरे में प्रवेश करता है। बाहर निकलते समय उसकी लगभग हाजुन से टक्कर हो जाती है। पता चलता है कि हाजुन मिक्योंग के बुलावे पर वहां आया है।
पिछले दरवाजे पर दो सिक्योरिटी गार्ड एक नशे में धुत महिला को सहारा देकर कार में बैठा रहे होते हैं। डूजी को आते देखकर वे उसे उस महिला को घर छोड़ने का काम सौंपते हैं। मिक्योंग के कमरे में वो सिक्योरिटी टीम को ध्यान से देखती रहती है। जब उसे लगता है कि उसने जो नंबर 9 चुना था वो सही आदमी नहीं है, तो वो गुस्से में वाइन नंबर 9 को उठाकर जमीन पर फेंक देती है और वो टूट जाता है। जब खेल रद्द करने ही वाली होती है तभी हाजुन बाहर आकर बीच में दखल देता है। वो खड़ा होकर 3 लोगों को बिना सोचे समझे चुनेगा और फिर उनसे अकेले ही लड़ेगा। इधर डूजी नशे में धुत महिला को कार में ले जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से एक कार पीछा करती दिखती है और वो अपने साथ मौजूद दोनों लोगों को बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे वाली कार अचानक तेजी से आगे आकर डूजी की कार के पीछे जोर से टक्कर मारती है और फिर आगे निकलकर उसकी कार को सड़क के किनारे धकेलने की कोशिश करती है। कार की खिड़की से देखकर डूजी पहचान लेता है कि वो रिपोर्टर है। दोनों कारें एक दूसरे को धक्का देती रहती हैं। तभी एक चौराहे पर एक ट्रक तेजी से आता है। मजबूरी में डूजी अपनी कार को सीधे उस दूसरी कार की साइड में मारता है ताकि ट्रक सामने से न टकराए। कार रोकने के बाद दोनों सिक्योरिटी गार्ड बाहर कूदते हैं और रिपोर्टर को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन समय रहते डूजी बीच में आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को गिराकर रिपोर्टर की मदद करता है। रिपोर्टर डूजी से कहता है कि वो लड़की को जल्दी अस्पताल ले जाए। अस्पताल में खून की जांच के बाद बताया जाता है कि लड़की के शरीर में नशे की दवाइयां पाई गई हैं। तुरंत पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है और थाने ले जाती है। काम खत्म होने के बाद डूजी उस रिपोर्टर से मिलने जाता है। उसका नाम योंगमिन है। डूजी जानना चाहता है कि योंगमिन का असली मकसद क्या है। तब योंगमिन 1 साल पहले की कहानी सुनाना शुरू करता है। योंगमिन एक पुलिस अफसर को जानता था जिसका नाम सुंग था। एक बार वो पुलिस स्टेशन गया और चो सुनुन से मिला। उसने उसे ब्लैक सन नाइट क्लब में ड्रग्स बिकने से जुड़े दस्तावेज दिए। शुरुआत में चो सुनुन को इस जानकारी पर भरोसा नहीं हुआ। उसे यकीन दिलाने के लिए योंगमिन ने उसे एक रिकॉर्डिंग पेन भी दिया। एक रात योंगमिन सो रहा था, तभी उसे चो सुनुन का फोन आया। उसने बताया कि नाइट क्लब में सच में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। सुनुन ने कहा कि अब वो सिर्फ योंगमिन पर ही भरोसा करता है। उसे बस एक और बात की पुष्टि करनी है, फिर वो योंगमिन से मिलने आएगा। लेकिन पुलिस अफसर चो कभी योंगमिन से दोबारा नहीं मिल पाता, क्योंकि अगली सुबह खबर आती है कि पुलिस अफसर चो ने आत्महत्या कर ली है। कुछ और पुलिस अफसर उसकी मौत की सच्चाई जानने की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद योंगमिन अकेले ही जांच करने का फैसला करता है। वो पता लगाता है कि पुलिस अफसर चो की छोड़ी हुई चीजों में रिकॉर्डिंग पेन नहीं है, इसलिए योंगमिन उसे ढूंढने के लिए नाइट क्लब में घुसता है, लेकिन हर बार सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। एक दिन योंगमिन को एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी चोई से जुड़ी कुछ जानकारी है। वो दस्तावेज लेने के लिए तय जगह पर जाता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर पैसों से भरा एक लिफाफा होता है और उसी समय पुलिस उसे रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अकेला पड़ जाने पर योंगमिन उनके साथ अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करता है। वो जानबूझकर छत पर एक कैमरा लगा देता है ताकि वे उसे मार दें। उसे उम्मीद होती है कि उसकी मौत का वीडियो इंटरनेट पर फैल जाएगा और फिर पुलिस दोबारा जांच करेगी। कहानी सुनने के बाद डूजी वहां से चला जाता है और रेनबो टैक्सी के लिए योंगमिन का फोन नंबर टेबल पर छोड़ देता है। सोंगचियोल के ठिकाने पर सभी सुराग ब्लैक सन नाइट क्लब की ओर इशारा करते हैं, इसलिए बहस के बाद सभी जांच करने के पक्ष में वोट करते हैं। फिर डूजी की जानी पहचानी टैक्सी दोबारा सड़क पर लौटती है और खास मेहमान योंगमिन को बैठाती है ताकि उसकी मांग सुनी जा सके। हमेशा की तरह सभी ग्राहक नीला बटन दबाते हैं ताकि न्याय मिल सके। काली टैक्सी और रेनबो टैक्सी टीम एक मिशन पर फिर से सड़क पर निकल पड़ती है। इसके बाद जुलाई 2022 की याद आती है, वही दिन जब हाजुन रेनबो टैक्सी कंपनी में नौकरी के लिए आया था। सोंगचियोल उससे पूछता है कि उसने टैक्सी ड्राइवर बनने का पेशा क्यों चुना। पता चलता है कि हाजुन अनाथ है, इसलिए वो किसी को बैठाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का एहसास चाहता है। इसी सच्चाई की वजह से सोंगचियोल उसे नौकरी पर रख लेता है। टैक्सी ऑफिस में सोंगचियोल को पिछली रात हाजुन से हुई बातचीत भी याद आती है। उसे हाजुन बहुत पसंद आता है क्योंकि वो हमेशा माफ करने वाला है और गलती होने पर भी अच्छे से पेश आता है। अगली सुबह सोंगचियोल टोल भुगतान के दस्तावेज जांचता है। फिर वो पते का पता लगाकर हाजुन के घर तक पहुंचता है। हाजुन और सोंगचियोल रास्ते में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं देख पाता। अब सीन बेसमेंट में जाता है। समूह अपराधी संगठन के चार्ट का विश्लेषण कर रहा होता है और समझता है कि मौजूदा निदेशक सभी नकली हैं। जंगचुल एक और शामिल व्यक्ति की जानकारी देता है। अगर ये सच है तो अपराधी गिरोह पुलिस के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है। कुछ समय जांच के बाद हैकर गो युन पुष्टि करता है कि सोंगचियोल का शक सही है। पुलिस स्टेशन के सुरक्षा कैमरों से छेड़छाड़ की गई है और कोई डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए केस सुलझाने के लिए समूह
समूह को रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी डेटा ढूंढना होगा। जांच के रास्ते में डूजी को मैनेजर का फोन आता है कि उसे तुरंत वापस आना होगा। वो सोचता है कि उसे पीटा जाएगा, लेकिन जब डूजी की बारी आती है तो मैनेजर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वेंडी मैनेजर से शिकायत करती है कि वीआईपी ग्राहक ज्यादा बात करने की वजह से सेवा की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इसलिए मैनेजर हादसों से बचने के लिए सेवा शुल्क 4 गुना बढ़ाने का फैसला करता है। मैनेजर एक कमरे में जाता है जहां एक गुप्त रास्ते का दरवाजा होता है। डूजी चुपके से उसका पीछा करता है और उस गुप्त दरवाजे से अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो उस जगह को ढूंढ लेता है जहां मैनेजर उस कमरे की चाबी छुपाता है जिसमें कई मॉनिटर लगे हैं और जो पूरे नाइट क्लब की रिकॉर्डिंग करते हैं। डूजी गो यून के लिए एक यूएसबी डिवाइस लगाता है ताकि वो सीधे सिस्टम हैक कर सके और डेटा चुरा सके। समय का फायदा उठाकर वो आसपास खोज करता है और एक दराज में डेटा डिस्क पाता है। इसी बीच मैनेजर कमरे में लौट आता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि उसे एक फोन कॉल आ जाता है जिसे थोड़ा समय मिल जाता है। उसी समय गो यून यहाँ के सीसीटीवी सिस्टम को हैक करना पूरा कर लेता है। मैनेजर अंदर आता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। डूजी वेंटिलेशन डक्ट के जरिए बाहर निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद समूह मिलकर नाइट क्लब से हैक किया हुआ वीडियो डेटा देखता है। वीडियो में लड़कियों से जुड़ा सीन रिकॉर्ड होता है। उन्हें इंस्पेक्टर चोई का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो कार में बैठकर आत्महत्या करता दिखाया गया है। टीम को शक होता है कि ये वीडियो किसी गलत मकसद से बनाया गया है। इसी दौरान नाइट क्लब में वेंडी डूजी को फोन कर मदद मांगती है। वो चाहती है कि डूजी गोल्फ कोर्स आए और बात करे। वो चाहती है कि डूजी विक्टर से सुलह कर ले ताकि पिछली डिलीवरी वाली घटना को लेकर उसका गुस्सा कम हो जाए और वो अपनी भूमिका सही से निभा सके। डूजी मदद के लिए मान जाता है। उस रात डूजी विक्टर से बात करने जाता है। वो पिछली घटना के बारे में पूछता है लेकिन विक्टर अभी भी बहुत गुस्से में होता है और डूजी के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता है। तभी वेंडी कमरे में आती है। दोनों मिलकर विक्टर की तारीफ करते हैं और आखिरकार वो शांत हो जाता है और खेल शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर आज की मस्ती के लिए एक लड़की को निशाना बनाता है और उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है। जाते समय विक्टर डूजी को आदेश देता है कि आज रात वही उस लड़की का ख्याल रखे। वेंडी से बात करते हुए डूजी देखता है कि 2 बॉडीगार्ड नशे में धुत लड़की को सहारा दे रहे हैं। वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वे दोनों उसे रोक देते हैं। इसके बाद वो और 2 बॉडीगार्ड लड़की को कार तक ले जाते हैं। गोयुन जिस जगह को चेक करता है वो अभी भी होटल ही होता है। होटल पहुंचने पर बॉडीगार्ड लड़की के कान में कुछ फुसफुसाता है जिससे वो आधी होश में आ जाती है और उसके आदेश मानने लगती है। लड़की को कमरे में ले जाकर सुलाने के बाद बॉडीगार्ड डूजी से कहता है कि विक्टर को बता दे कि सामान सही जगह पहुंच गया है और उसे ऊपर बुला ले। विक्टर खुश होकर वहां आता है और अपने दोस्तों को मैसेज करके शेखी बघारता है कि वो अब अपने शिकार को खत्म करने वाला है। जाने से पहले डूजी पेट दर्द का बहाना बनाकर दोनों बॉडीगार्ड्स को धोखा देता है। वो जल्दी से कमरे की ओर भागता है लेकिन लिफ्ट का इंतजार बहुत लंबा होता है इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। जब विक्टर कुछ करने ही वाला होता है तभी डूजी भी वहां पहुंच जाता है। वो दरवाजे पर जोर से लात मारता है जिससे विक्टर पीछे गिर जाता है। इसके बाद पार्क और चोई सफाई कर्मी बनकर आते हैं और विक्टर को वहां से ले जाते हैं। इस तरह मिशन पूरा हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां सोंग चियोल पुराने रिकॉर्ड लेने के लिए अनाथालय जाता है। सोंग चियोल हाजुन के अतीत के बारे में जानना चाहता है। दूसरी तरफ शहर के कचरा डंप में डूजी खिलौने वाली क्लॉ मशीन से विक्टर को बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन ये मशीन इंसानों को पकड़ने वाली होती है। वो युवक बहुत डर जाता है और वादा करता है कि वो सुधर जाएगा और सेना में शामिल हो जाएगा। ये देखकर कि वो सच में पछता नहीं रहा है, डूजी उसे उस खतरनाक इंसान पकड़ने वाले खेल से कुछ बार और यातना देता है। दूसरी ओर गोयुन को पता चलता है कि विक्टर के गिरोह में बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब है कि आगे और भी कई लड़कियां शिकार बनेंगी। इसलिए पूरा ग्रुप एक ऐसी योजना बनाता है जिससे एक ही बार में सबको पकड़ा जा सके और इस गिरोह का पूरी तरह अंत हो जाए। सबसे पहले सोंग चियोल कुछ बुजुर्ग लोगों के एक समूह को नाइट क्लब में इकट्ठा करता है ताकि वहां हंगामा मचाया जा सके। इन वीआईपी मेहमानों की वजह से सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर घबरा जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये एक वीआईपी ग्रुप है तो मैनेजर मजबूरी में सब सहता है। बुजुर्ग लोग पूरे नाइट क्लब में हंगामा मचा देते हैं। वो पुराने जर्मन कॉस्ट्यूम स्कूल की तरह पार्टी शुरू कर देते हैं जिससे सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ नहीं पाते। आखिरकार मैनेजर तुरंत नाइट क्लब बंद कर देता है। बेस पर गोयुन पीड़िताओं में एक समान बात खोज लेता है। सभी लड़कियां खुद कैमरे के सामने आती हैं और फिर होश में आती हैं तो पाती हैं कि उनके साथ एक अजनबी आदमी ने गलत काम किया है। असल में नाइट क्लब के सिक्योरिटी गार्ड इन वीडियो को कोर्ट में पीड़िताओं के आरोपों के खिलाफ सबूत के रूप में संभाल
कर रखते हैं। ये एक बहुत ही भयानक काम होता है जिससे गो युन भी बहुत गुस्से में आ जाता है। पूरी टीम इस नाइट क्लब के मामले को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाती है। इसके बाद सीन नाइट क्लब का होता है जहां डूजी पहुंचता है। उसे कमरा नंबर 5 में कचरा साफ करने के लिए भेजा जाता है और वहीं वो उस इलाके के पुलिस अफसर को भी कमरे में देखता है। गो युन से जानकारी लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि इस इलाके की पुलिस नाइट क्लब वालों से मिली हुई है और घोटालों को छिपा रही है। इसके बाद डूजी को मैनेजर के कमरे में बुलाया जाता है। मैनेजर उसे शराब पीने के लिए बुलाता है और विक्टर के बारे में पूछता है। डूजी विक्टर के ठिकाने के बारे में झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरा गिलास पीते ही उसे एहसास होता है कि उसमें नशे की दवा मिली हुई है। मैनेजर उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें डूजी विक्टर को पकड़ता हुआ नजर आता है। तब उसे पता चल जाता है कि डूजी अंदर का आदमी है। डूजी विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन दवा का असर ज्यादा हो चुका होता है और वो बेहोश हो जाता है। तुरंत गो युन पार्क और चोई को खबर देता है कि सिक्योरिटी गार्ड डूजी को कंट्रोल करते हैं और वो भी पहले की पीड़ित लड़कियों की तरह बेहोशी में अजीब हरकतें करने लगता है। उसे कार में डालकर कहीं ले जाया जाता है। गो युन का ग्रुप पीछा करता है, लेकिन रेड लाइट वाले चौराहे से गुजरते ही उनका पीछा छूट जाता है। उसी कार में सिक्योरिटी गार्ड डूजी को होश में लाता है और उसे सड़क पार करने के लिए कहता है ताकि हादसा हो जाए। नशे में डूजी हंसता हुआ हाईवे पार करने लगता है। तभी एक ट्रक उसे टक्कर मारने ही वाला होता है और उसका दिमाग अंधेरे में डूब जाता है। किस्मत से गो युन समय पर पहुंचता है और उसे धक्का देकर बचा लेता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड सड़क पर दोनों को मारने के लिए गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पार्क अपनी कार से टक्कर रोक देता है और चौराहे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद डूजी चौंक कर होश में आता है और खुद को अस्पताल में पार्क और चोई के पास पाता है, जो भी हादसे में घायल हुए होते हैं। गो युन उसे बताता है कि उसके लक्षण बिल्कुल उन लड़कियों जैसे हैं जो इस मामले की शिकार थीं। जब उससे पहले की यादों के बारे में पूछा जाता है तो डूजी को कुछ भी याद नहीं रहता। डूजी कल्पना करता है कि उस रात जब मैनेजर ने उसके साथ गलत किया, तभी उसने मौका पाकर वो रिकॉर्डिंग पेन चुरा लिया था जिसमें रिपोर्टर योंग मिन ने इंस्पेक्टर चोई के लिए सबूत रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद डूजी वो पेन रिपोर्टर योंग मिन को लौटा देता है। वो पेन चालू करता है और उस दिन की सारी घटनाएं बताता है। रिपोर्टर योंग मिन ने वो पेन इंस्पेक्टर चोई को दिया था ताकि जांच के दौरान वो हर बातचीत रिकॉर्ड कर सके। इंस्पेक्टर चोई नाइट क्लब जाता है और देखता है कि पुलिस कप्तान नशे में वहां से बाहर निकल रहा है। उसे शक होता है कि कप्तान का नाइट क्लब के मैनेजर से कोई गलत रिश्ता है। अगले दिन दोपहर में कप्तान इंस्पेक्टर चोई को जल्दी ऑफिस से जाने की इजाजत दे देता है। कुछ गड़बड़ समझकर इंस्पेक्टर चोई कप्तान की कार का पीछा करता है और नाइट क्लब पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कप्तान सिक्योरिटी गार्ड्स को नशे की दवाइयां दे रहा है। इंस्पेक्टर चोई बहुत निराश हो जाता है और तुरंत रिपोर्टर योंग मिन को खबर करके पूरी स्थिति के बारे में बता देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर चोई बंदूक उठाता है और सीधे मैनेजर के कमरे में घुस जाता है। वो बंदूक दिखाकर उन दो साथियों को धमकाता है जो ड्रग्स की डील कर रहे होते हैं। लापरवाही के दौरान मैनेजर पीछे से उस पर हमला कर देता है। एक साथी इंस्पेक्टर चोई को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस मामले को यहीं छोड़ दे, लेकिन इंस्पेक्टर चोई नहीं मानता। वो कप्तान के हाथ में रखा पेन स्टैंड उठाकर उसकी ओर फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो रिकॉर्डिंग पेन चालू करता है और उसे वापस वहीं फेंक देता है ताकि पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो सके। जब मैनेजर देखता है कि इंस्पेक्टर चोई बहुत जिद्दी है, तो वो मनोवैज्ञानिक नशे वाली सारी शराब इंस्पेक्टर के मुंह में डाल देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर चोई नशे में धुत होकर बिना किसी भाव के बाहर निकल जाता है। ये पूरा सीन सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगली सुबह रिपोर्टर योंग मिन अपराध स्थल पर पहुंचता है और इंस्पेक्टर चोई की सिर्फ ठंडी लाश मिलती है। चोई की मौत से योंग मिन बहुत दुखी हो जाता है। पूरी घटना सुनने के बाद डूजी को एहसास होता है कि इंस्पेक्टर चोई के आखिरी शब्दों में रिपोर्टर योंग मिन के लिए एक संदेश छिपा हुआ है और शायद सिर्फ वही उस संदेश को समझ सकता है। काफी सोचने के बाद योंग मिन को याद आता है कि इंस्पेक्टर चोई ने उसे जिम कोर्स के लिए रजिस्टर कराया था और वहां एक लॉकर है जो शायद अहम सबूत हो सकता है। योंग मिन तुरंत जिम जाकर उस लॉकर को ढूंढता है। लॉकर खोलने पर अंदर दस्तावेजों का ढेर मिलता है और इंस्पेक्टर चोई का संदेश होता है। असल में ये सारे सबूत हैं जो इंस्पेक्टर चोई ने पुलिस चीफ और ब्लैक सन नाइट क्लब के बीच ड्रग्स की तस्करी को लेकर इकट्ठा किए थे। इंस्पेक्टर चोई को पता था कि इस केस की जांच करते हुए उसकी जान खतरे में
पड़ सकती है, इसलिए उसने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। वो चाहता था कि रिपोर्टर योंग मिन सच्चाई को सबके सामने लाए ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले। इसके बाद रिपोर्टर योंग मिन टैक्सी में डूजी से मिलता है और उसे ब्लैक केस से जुड़े सारे दस्तावेज दे देता है, जिनमें जब्त की गई ड्रग्स को नष्ट करने का रिकॉर्ड भी होता है। उसे याद आता है कि उस दोपहर पुलिस कप्तान और उसके साथी सबूत नष्ट करने आए थे। वे ड्रग्स को शमशान ले गए ताकि वहां की भट्टी में जला दिया जाए। आग लगाई गई और सारी ड्रग्स जला दी गईं। लेकिन जब सब लोग चले गए तो आग बुझाने की प्रणाली बंद कर दी गई और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। बेस पर टीम ये विश्लेषण करती है कि भ्रष्ट पुलिस वालों ने जली हुई ड्रग्स चुरा ली और उन्हें फिर से ब्लैक सन नाइट क्लब को बेच दिया। वो ड्रग GHB थी जो याददाश्त कमजोर कर देती है और इंसान को अपने नियंत्रण से बाहर कर देती है, जिससे वो अपने अवचेतन के हिसाब से काम करने लगता है। ये ड्रग नशे की लत नहीं लगाती और आमतौर पर दूसरों पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। अब सीन बदलता है जहां हाजुन ड्रग सप्लायर्स के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। तभी नाइट क्लब का मैनेजर आकर बताता है कि हाल ही में क्लब में कुछ बहुत अजीब घटनाएं हुई हैं। जब हाजुन रेज्यूमे देखता है तो पसीना आ जाता है और उसे पता चलता है कि नंबर 9 डूजी है। हाजुन को उम्मीद नहीं थी कि डूजी अभी जिंदा है और इसी नाइट क्लब में काम करने आ गया है। तुरंत गैंगस्टरों का एक बड़ा समूह टैक्सी कंपनी पहुंचता है ताकि डूजी को ढूंढ सकें। वे पूरी जगह छान मारते हैं लेकिन किसी का भी कोई सुराग नहीं मिलता। उसके लोग हाजुन को फोन करके ये खबर देते हैं, जिससे वो डर जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके बाद हाजुन जादूगर के कमरे में सलाह लेने जाता है। जादूगर उसे शांत रहने और योजना पर काम जारी रखने को कहता है। अगली सुबह रेनबो टैक्सी टीम को सूचना मिलती है और सभी गुप्त बेस पर इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस टीम ड्रग्स को कार में लेकर नष्ट करने के लिए ले जा रही होती है। इस बार भी जिम्मेदारी पुलिस चीफ और उसके साथी की होती है, जो मिलकर ड्रग्स को ब्लैक सन नाइट क्लब को बेचने वाले होते हैं। इस बार ड्रग्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और हाजुन खुद इसकी निगरानी करता है। सारी ड्रग्स हाजुन को सौंप दी जाती हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। रेनबो टैक्सी टीम भी खरीदार बनकर नाइट क्लब में घुस जाती है। तभी एक महिला ग्राहक गुस्से में अंदर आती है और कहती है कि उसने जो ड्रग्स खरीदी हैं वे नकली हैं। हाजुन को भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। डिलीवरी और रिसीव करने वाले एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कुछ लोग नकली ड्रग्स वाली शराब पीने के कारण बेहोश होने लगते हैं, जिनमें पुलिस कप्तान भी शामिल होता है। बेहोश होने से पहले वो गोली चला देता है। पूरा नाइट क्लब अफरा तफरी में बदल जाता है और लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच डूजी धीरे धीरे अंदर आता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हाजुन को देखकर खड़ा हो जाता है। दरअसल उसने पहले ही इस मामले को संभालने के लिए एक बहुत सटीक योजना बना ली थी। पार्क और चोए पुलिस बनकर सबूतों के गोदाम में घुसते हैं। पार्क नष्ट किए गए दस्तावेजों की जगह नकली किताब रख देता है। थोड़ी देर बाद गो युन पुलिस स्टेशन के सिस्टम को सफलतापूर्वक हैक कर लेता है। उस रात पूरी टीम एक साथ काम करती है। वे आटे से भरे कई बैग तैयार करते हैं, जिनकी पैकिंग बिल्कुल नष्ट की गई ड्रग्स जैसी होती है। फिर वे आटे को गोदाम में ले जाकर असली ड्रग्स से बदल देते हैं। इसके बाद पुलिस ड्रग्स की जांच करती है और उन्हें नष्ट करने के लिए ले जाती है। अगली सुबह पुलिस को पता चलता है कि असली ड्रग्स पुलिस चीफ के ऑफिस में छिपी हुई हैं। डूजी की योजना का हर कदम इतना परफेक्ट होता है कि हाजुन बस चुप रहकर ताली बजा सकता है। स्पेशल फोर्स भी नाइट क्लब पहुंचती है और इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कई अमीर लोग और विदेशी पार्टनर पुलिस स्टेशन ले जाए जाते हैं। बाहर बड़ी संख्या में रिपोर्टर इस खबर को कवर करते हैं। कोर्ट में आरोपियों को उनके अपराध के हिसाब से सजा सुनाई जाती है। सब लोग डर जाते हैं और एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस चीफ बहुत परेशान होता है क्योंकि वो भी इस केस में फंसा होता है। वो शिकायत करता है और हाजुन से मदद मांगता है। हाजुन उसे नई जिंदगी देने के बहाने रस्सी से मदद करता है और उसी रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है ताकि कर्ज चुकाया जा सके। टैक्सी में रिपोर्टर योंग मिन डूजी और उसकी टीम को धन्यवाद देता है। भले ही उनका तरीका सही नहीं था, लेकिन उन्होंने केस को सुलझाया और न्याय दिलाया। नाइट क्लब से जुड़े सभी आरोपी कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं। आखिरकार ब्लैक नाइट क्लब मिशन पूरा हो जाता है। इसके बाद सीन हाजुन पर जाता है। उसे उसके बॉस द्वारा डांटा जा रहा होता है और बॉस उसे मारने की योजना बना रहा होता है। फिर भी हाजुन मिस्टर बिशप से एक मौका मांगता है ताकि वो डूजी से बदला ले सके और उसे अपने हाथों से मार सके। इसके बाद टैक्सी कंपनी को अगले ग्राहक का फोन आता है। डूजी उसे लेने जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो ग्राहक खुद बॉस मिस्टर बिशप होता है। अच्छा, फिल्म यहीं खत्म होती है। अगली फिल्म में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।